राशि थोड़ी देर तो यूं ही रोती रही, फिर उसने खुद को संभाला और फिर फेस वॉश करने के बाद किसी को कॉल किया। सामने वाले ने कॉल पिक किया तो राशि बोली, हेलो सागर, मैं राशि बोल रही हूँ। उद्धरण चिन्ह। सामने वाले ने जवाब दिया, हाँ बोलो राशि। उद्धरण चिन्ह। राशि ने कहा, क्या तुम मेरी एक हेल्प कर सकते हो? उद्धरण चिन्ह। सामने वाले ने कहा, हाँ बोलो। उद्धरण चिन्ह। राशि बोली, मैं तुम्हें एक फोटो भेज रही हूँ, इसे चेक करके बताओ कि ये रियल फोटो है या नहीं। उद्धरण चिन्ह। सामने से जवाब आया, ठीक है, मुझे पिक्चर सेंड करो, मैं चेक करके 20 मिनट बाद तुम्हें बताता हूँ। उद्धरण चिन्ह। राशि बोली, थैंक यू। उद्धरण चिन्ह। सामने से जवाब आया, यू आर मोस्ट वेलकम। उद्धरण चिन्ह। एक्चुअली सागर राशि का स्कूलमेट था। सागर एक आईटी कंपनी में सॉफ्टवेयर डेवलपर का काम करता था। राशि ने करीब 20 मिनट का वेट किया। वह अपने हाथों में फोन लेकर कमरे में ही इधर से उधर चल रही थी। चेहरे पर इस वक्त काफी ज्यादा टेंशन थी। तभी उसे सागर का कॉल आया। राशि ने जल्दी से कॉल पिक किया तो सामने से सागर बोला, राशि, दीज पिक्चर्स आर मॉर्फ्ड, इसे काफी अच्छे से रीटच किया गया है, इसलिए इसे रिकॉग्नाइज करना भी मुश्किल है। उद्धरण चिन्ह। राशि ने पूछा, आर यू श्योर? उद्धरण चिन्ह। दूसरी तरफ से सागर का जवाब आया, ये आई एम डैम श्योर। उद्धरण चिन्ह। राशि ने कहा, ओके थैंक्स। उद्धरण चिन्ह। ये कहकर उसने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। अब वह अपनी की इस गलती पर बहुत पछता रही थी। उसे समझ आ गया था कि ये सब उसकी सौतेली बहन नेहा का किया धरा है। वैसे भी वही ईशान और उसके रिश्ते से जलती थी, पर राशि ने ये सोचा नहीं था कि वह इस हद तक गिर सकती है। पर चाहे जो भी हुआ हो, गलती तो उसकी भी थी। उसे ऐसे ही किसी के कहने पर ईशान के ऊपर शक नहीं करना चाहिए था। ऐसे में तो कल को कोई भी उनके बीच आकर फूट डाल सकता था। ईशान की नाराजगी जायज थी, पर अब राशि को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। वह किसी भी कीमत पर ईशान को खो नहीं सकती थी। उसने तय किया कि वह मल्होत्रा पैलेस जाएगी और उसे मनाएगी, चाहे इसके लिए उसे कुछ भी करना पड़े, पर वह ईशान को मनाकर रहेगी। राशि का ध्यान अपनी एंगेजमेंट रिंग पर जाती है, जिसे ईशान ने उसे कल बड़े प्यार से पहनाया था। ये डायमंड का हॉट शेप का एक बेहद ही खूबसूरत रिंग था, जो राशि की पतली उंगलियों पर बहुत सुंदर लग रहा था। अपनी गलतफहमी के चक्कर में वह अपनी लाइफ के इतने खूबसूरत मोमेंट को भी ठीक से जी नहीं पाई। वह अपनी उंगलियों को अपने होठों के करीब ला रिंग वाली उंगली को चूम लेती है। वहीं ईशान अपनी कार से मल्होत्रा पैलेस वापस आ चुका था। चेहरे से वह काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेड लग रहा था। राशि के बिहेवियर ने उसे काफी निराश किया था। वह पैलेस के अंदर आया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह अपनी बातें किससे शेयर करे। इस वक्त कौन था जो उसके अशांत मन को शांत कर सकता था? आदित्य भाई तो इस वक्त ऑफिस में होंगे। दीक्षा भाभी प्रिंसेस के साथ बिजी होंगी। दादी इस वक्त घर पर मौजूद नहीं थी। नित्य अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर रही होगी। मोहित वह अपने होटल गया होगा। वह भी मुंबई के एक फेमस 5 स्टार रेस्टोरेंट में इंटर्नशिप कर रहा था एज अ जूनियर शेफ। ईशान के कदम यकायक वरुण जी के कमरे की तरफ मुड़ गए। पता नहीं वह क्या सोच रहा था। उसने जैसे ही दरवाजा नॉक करनी चाही, उसने पाया कि यह तो पहले से ही खुला है। वह सीधे अंदर आ गया तो सामने देखा कि वरुण जी अपने हाथों में एक किताब लेकर पढ़ रहे थे। आंखों में चश्मा लगा हुआ था। कदमों की आहट पाकर वरुण जी ने अपने सामने देखा तो ईशान खड़ा था। वरुण जी को हैरानी तो बहुत हुई। शायद आज पहली बार था जब ईशान इस तरह उनके कमरे में आया हो। वरुण जी को अपनी तरफ देखता देख वह थोड़ा हड़बड़ा गया और बोला, आई होप मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया। उद्धरण चिन्ह। वरुण जी बोले, ऐसी कोई बात नहीं है बेटा, तुम जब चाहे यहाँ आ सकते हो, कहो कैसे आना हुआ। उद्धरण चिन्ह। ये बोलकर वो ईशान को सोफे पर बैठने के लिए कहते हैं। ईशान उनके सामने सोफे पर बैठ जाता है और कहता है, समझ नहीं आ रहा है, ये बात मैं आपसे कैसे कहूँ। उद्धरण चिन्ह। दरअसल ईशान और वरुण जी का उस तरह का रिश्ता नहीं रहा था जैसे कि एक नॉर्मल बाप बेटे का होता है, इसलिए वह अपने मन की बात रखने से झिझक रहा था। वरुण जी उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोले, ज्यादा सोचो मत बेटा, मन में जो भी है उसे जाहिर कर दो, मुझसे शेयर करके शायद तुम्हारे मन को हल्का लगे। उद्धरण चिन्ह। ईशान ने एक गहरी सांस ली और कहना शुरू किया, डैड, किसी ने मेरी फीलिंग्स को बहुत हर्ट किया है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे रिएक्ट करूं। ऐसे लग रहा है जैसे मैं अंदर से टूट गया हूं। उद्धरण चिन्ह। ईशान ने एक नजर वरुण जी की तरफ देखा और कहा, आपने मेरी मॉम से शादी की है, आप तो प्यार और भरोसे के बारे में मुझसे ज्यादा जानते होंगे। प्लीज मुझे गाइड कीजिए कि ऐसी सिचुएशन में मुझे क्या करना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। वरुण जी एक नजर ईशान की तरफ देखते हैं और कहते हैं, सही कहा बेटा तुमने। प्यार जैसे खूबसूरत रिश्ते में भरोसा ऐसे है जैसे दिल के लिए उसकी धड़कन। अगर धड़कन ही थम जाए तो दिल का कोई अस्तित्व नहीं है। ठीक उसी तरह अगर रिश्ते में भरोसा ही ना हो तो प्यार खत्म होने में वक्त नहीं लगता। उद्धरण चिन्ह। वरुण जी देख पा रहे थे कि इस वक्त ईशान की आंखों में एक निराशा है। शायद वह किसी बात को लेकर काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेड था। वो उसे समझाते हुए बोले, देखो बेटा, मैं ये तो नहीं जानता कि तुम्हारे और राशि के बीच क्या हुआ है, पर इतना जरूर जानता हूँ कि तुम दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। और ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा, हम सभी बड़े बुजुर्गों को भी तुम दोनों के इस रिश्ते पर यकीन है। उद्धरण चिन्ह। ईशान के सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोले, ईशान तुम उम्र में बड़े हो और काफी समझदार भी, पर राशि, सच कहूँ तो वो अभी एक मासूम बच्ची है, जिसने अभी अभी दुनिया को देखना सीखा है। उम्र कम है तो थोड़ी बहुत नादानी भी होगी बेटा, गलतियां भी होंगी उससे। उद्धरण चिन्ह। बिन माँ की बच्ची है, बहुत कम उम्र में उसने अपनी माँ को खोया है। अपनों का प्यार और विश्वास क्या होता है शायद ये भी उसे पता नहीं होगा, पर उसके लिए अच्छी बात क्या है तुम जानते हो। उद्धरण चिन्ह। ईशान वरुण जी की तरफ ही देख रहा था। वरुण जी उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोले, उसके लिए अच्छी बात यह है कि तुम उसके साथ हो। मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम आखिरी सांस तक उसका साथ निभाओगे। बेटा, जिस तरह तुमने उसे प्यार करना सिखाया, ठीक उसी तरह उसे भरोसा करना भी सिखाओ। उद्धरण चिन्ह। मैं तुम्हें ये नहीं कह रहा कि तुम्हें उससे नाराज होने का हक नहीं है, पर बेटा, रिश्तों में इतनी भी दूरी नहीं होनी चाहिए कि कोई तीसरा इस बात का फायदा उठाए। हम उम्मीद करते हैं कि तुम हमारी बात समझ गए होगे। उद्धरण चिन्ह। वरुण जी से अपनी बातें शेयर करके ईशान को काफी हल्का महसूस हो रहा था। वह उनकी तरफ एक स्माइल लिए बोला, थैंक यू डैड, आपकी बातों से मेरे सारे डाउट्स क्लियर हो गए। उद्धरण चिन्ह। वरुण जी स्माइल करते हुए उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरकर बोले, हमेशा खुश रहो मेरे बच्चे, भगवान तुम दोनों की जोड़ी हमेशा बनाए रखे। उद्धरण चिन्ह।
ईशान वरुण जी को हक कर लेता है और वहाँ से तुरंत निकलकर अपने कमरे में आ जाता है। ईशान के ऐसा करने से वरुण जी के चेहरे पर भी एक स्माइल आ जाती है। सबसे पहले तो वह शॉवर लेता है और अपनी कई बातों को याद करने लगता है। उसने कह तो दिया था कि अगर राशि को इस रिश्ते में नहीं रहना तो वो उसे आजाद कर देगा, लेकिन अगर उसने सच में ऐसा कर दिया तो वह क्या करेगा? वह तो राशि से बहुत प्यार करता था, उसके बगैर वह कैसे रह पाएगा? पर राशि की बेवकूफी का कोई भरोसा भी तो नहीं था। वह खुद से बोला, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मुझे पूरा यकीन है कि वह मुझे मनाने जरूर आएगी। उद्धरण चिन्ह। शॉवर लेने के बाद वह अपने कपड़े पहनकर बेडरूम में आ गया। एक तरह से वह राशि का वेट कर रहा था। उसे यकीन था कि राशि उसे मनाने जरूर आएगी। वह अपने फोन पर कुछ देख रहा था। राशि भी ईशान को मनाने मल्होत्रा पैलेस के लिए निकल गई थी। करीब 1 घंटे में ही वह पैलेस पहुंच गई। डोरबेल बजाकर जब अंदर आई तो हॉल पूरी तरह से खाली था। तभी राशि की निगाहें साइड वाले सोफे पर बैठे वरुण जी पर जाती है। वरुण जी भी उसे देखकर स्माइल करते हैं। उन्हें पहले ही उम्मीद हो गई थी कि राशि आने वाली है। राशि उनकी तरफ देखकर स्माइल करते हुए बोली, नमस्ते अंकल। उद्धरण चिन्ह। वरुण जी बोले, नमस्ते बेटा, अब आप हमें डैड कहने की आदत डाल लीजिए। उद्धरण चिन्ह। राशि स्माइल करते हुए बोली, जी। उद्धरण चिन्ह। वरुण जी को वैसे तो अंदाजा हो गया था कि वह ईशान के लिए आई थी, पर फिर भी उन्होंने पूछा, कैसे आना हुआ बेटा? उद्धरण चिन्ह। राशि बोली, वो अंकल, मैं ईशान से मिलने आई थी, क्या वो घर पर है? उद्धरण चिन्ह। वरुण जी बोले, वो अपने कमरे में होगा बेटा, जाओ उससे मिल लो। उद्धरण चिन्ह। राशि हाँ में सिर हिला देती है और सीढ़ियों से होते हुए ऊपर की तरफ जाने लगी। वरुण जी ने उसे ईशान के कमरे के बारे में बता दिया था। वहीं ईशान अपने फोन को लेकर कमरे में ही इधर से उधर टहल रहा था। उसके ख्याल इस वक्त राशि को लेकर ही थे। तभी उसके दरवाजे पर कोई नॉक करता है। ईशान को पूरा यकीन था कि यह राशि ही होगी। वह पहली बार में जानबूझकर दरवाजा नहीं खोलता। राशि दूसरी बार नॉक करती है, पर ऐसा करते हुए आज उसे अंदर ही अंदर काफी ज्यादा घबराहट हो रही थी, क्योंकि उसे कोई छोटी मोटी गलती तो हुई नहीं थी। ये सोच सोच कर ही वह गिल्ट से मरी जा रही थी। दूसरी बार में ईशान दरवाजा खोल देता है। सामने राशि को खड़ा देख उसके दिल को काफी सुकून मिलता है, पर चेहरे से वही जाहिर होने नहीं देता। उसके चेहरे पर अभी भी सख्त एक्सप्रेशंस थे। वह दरवाजा खोलकर बिना कुछ कहे अंदर चला आता है। वहीं राशि अपने आहिस्ता कदमों से कमरे के अंदर आती है। ईशान ग्लास विंडो के पास उससे मुंह फेर कर अपने हाथ बांध कर खड़ा हो जाता है और अपनी कोल्ड आवाज में बोला, क्यों आई हो तुम यहाँ? उद्धरण चिन्ह। राशि पहले तो घबरा जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह ईशान से कैसे माफी मांगेगी। वह उसके पास गई और धीरे से बोली, ईशान, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। उद्धरण चिन्ह। ईशान उससे काफी बेरुखी से बोला, सीरियसली, तुमसे गलती हुई है, तुम इसे गलती कहती हो? मेरी नजर से देखो तो तुमने गलती नहीं बल्कि गुनाह किया है। उद्धरण चिन्ह। ईशान की बातें सुनकर राशि की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह अपनी नम आवाज में बोली, प्लीज एक बार मेरी तरफ देखिए तो सही, अपनी गलती की इतनी बड़ी सजा मुझे मत दीजिए। उद्धरण चिन्ह। राशि की नम आवाज सुनकर ईशान एक नजर उसकी तरफ देखता है। उसकी मासूमियत देखकर एक बार के लिए उसे लगा कि राशि को माफ कर देनी चाहिए। फिर उसने सोचा, अगर उसने ऐसा किया तो राशि अपनी इस गलती से सबक नहीं लेगी और दोबारा ऐसी ही गलतियां करेगी। ईशान नहीं चाहता था कि कोई राशि को बेवकूफ बनाकर उसे फ्रेम कर सके। वह उसे स्ट्रॉन्ग, स्मार्ट और इंटेलिजेंट देखना चाहता था। इसलिए उसने खुद को मजबूत करते हुए राशि से मुंह मोड़कर खड़ा हो गया और अपनी सख्त आवाज में बोला, तुम्हें एहसास भी है इस बार क्या किया है तुमने? उद्धरण चिन्ह। ईशान की बातों से उसकी नाराजगी साफ जाहिर हो रही थी। राशि जानती थी कि उसका नाराज होना जायज है, पर फिर भी वही ईशान की बेरुखी बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। शायद ईशान के एक लफ्ज के साथ उसे खोने का डर गहरा रहा था। राशि ईशान के सामने खड़े होकर अपनी नजरें झुकाए हुए बोली, ईशान, प्लीज एक बार मेरी तरफ देख तो लीजिए। मैं मानती हूँ मुझसे गलती हुई है, छोटी नहीं बहुत बड़ी गलती हुई है। आप सही कहते हैं कि मैं बेवकूफ हूँ, मुझे नेहा दी की बातों में नहीं आना चाहिए था। उद्धरण चिन्ह। राशि की बातें सुनकर ईशान का चेहरा गुस्से से तन गया। उसे लग ही रहा था कि इसमें उन दोनों माँ बेटी की ही करामात होगी, वरना उसके और राशि के बीच सब कुछ कितना अच्छा चल रहा था। राशि उससे प्यार करने लगी थी और अपनी फीलिंग्स भी जाहिर करने लगी थी, पर यह बात दोनों माँ बेटियों को हजम कैसे हो सकती थी? पर ईशान के दिमाग में ये भी आया कि राशि को भी इतनी बेवकूफ नहीं होना चाहिए। ये जानते हुए भी कि उसकी सौतेली माँ और बहन ने उसे किस किस तरह से टॉर्चर किया है, इसके बावजूद वह नेहा की कही बातों पर यकीन करने के लिए तैयार भी हो गई। ईशान को इस वक्त राशि की बेवकूफी पर काफी जोर से गुस्सा आ रहा था। वह उसकी तरफ चलती आंखों से देखते हुए गुस्से में बोला, तुमने आखिर मुझे समझ क्या रखा है? हाँ, जब तुम चाहो मुझसे प्यार कर लो और जब चाहो मुझ पर शक कर लो। पहले तुम ये डिसाइड कर लो कि तुम्हें मुझसे सच में प्यार है भी या नहीं। उद्धरण चिन्ह। ईशान को राशि की इन हरकतों पर सच में बहुत गुस्सा आ रहा था। अपने गुस्से को वह बहुत मुश्किल से कंट्रोल कर रहा था। ईशान का गुस्सा देखकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, पर वह जानती थी कि इस बार गलती उसकी है। वह अपनी आंखों में आंसू लिए ईशान की तरफ देखकर बोली, मैं आपसे सच में बहुत प्यार करती हूँ ईशान। उद्धरण चिन्ह। ईशान उसकी तरफ अविश्वास से देखते हुए बोला, हम, वो तो देख ही रहा है मुझे। वैसे तुम इतनी बेवकूफ क्यों हो? क्या दिमाग नाम की चीज जरा भी नहीं है तुम्हारे अंदर? हम। उद्धरण चिन्ह। राशि इस पर कुछ नहीं कहती। ईशान उससे मुंह फेर कर बोला, घर जाओ और जाकर एग्जाम की तैयारी करो। वैसे भी दिमाग से पैदल हो, पढ़ाई नहीं करोगी तो फेल हो जाओगी। उद्धरण चिन्ह। राशि सिसकी भरते हुए बोली, आप मुझे बदवा दे रहे हैं ना, ताकि मैं एग्जाम में फेल हो जाऊं और आप मेरा मजाक उड़ा सके। उद्धरण चिन्ह। राशि की बातें सुनकर ईशान का दिमाग खराब हो जाता है। वह उसकी तरफ गुस्से से घूरते हुए बोला, इन सब में तो तुम्हारा दिमाग काफी तेज चलता है, जब मेरे प्यार की बात आती है तब क्या हो जाता है तुम्हें? उद्धरण चिन्ह। राशि अपने आंसू साफ करते हुए धीरे से बोली, आप इस तरह से मेरी बेइज्जती नहीं कर सकते। उद्धरण चिन्ह। वहीं ईशान राशि को घूरते हुए बोला, अगर तुम मेरे कहे शब्दों से हट नहीं होना चाहती तो घर जाओ और जाकर अपनी पढ़ाई करो। उद्धरण चिन्ह। राशि ने अपनी भरी आंखों से एक नजर ईशान की तरफ देखा और उसके बेरुखी से भरे चेहरे को देख वहां से तुरंत निकल गई। उसके जाते ही ईशान अपनी आंखें बंद करके खुद से बोला, मुझे माफ कर देना मेरी जान, पर अगर मैंने तुम्हें आसानी से माफ कर दिया तो अपनी गलती से कुछ नहीं सीखोगी तुम। मैं नहीं चाहता कि मेरी होने वाली बीवी बेवकूफ रह जाए। उद्धरण चिन्ह।
राशि ईशान के कमरे से बाहर निकलकर जैसे ही वहां से जा रही थी, उसकी निगाहें नित्या पर पड़ती है, जो कि अपने कमरे से बाहर निकल रही थी। राशि को देख नित्या उसके पास आई और उसकी तरफ देखते हुए बोली, राशि तुम यहाँ? उद्धरण चिन्ह। राशि धीरे से बोली, हाँ, वो मैं ईशान से मिलने आई थी। उद्धरण चिन्ह। नित्या बोली, और तुमने मुझसे मिलना जरूरी नहीं समझा? हम अब अपने प्यार के लिए हमारी दोस्ती भी भूलने लगी तुम? उद्धरण चिन्ह। राशि ने नित्या के इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। उसे शांत खड़ा देख नित्या उसकी तरफ फिक्र भरी आंखों से देखते हुए बोली, क्या हुआ राशि? सब ठीक तो है ना? उद्धरण चिन्ह। राशि कुछ नहीं बोली तो नित्या ने कहा, चलो हम मेरे कमरे में चलते हैं। उद्धरण चिन्ह। दोनों नित्या के कमरे में आ जाते हैं। नित्या राशि की तरफ देखते हुए बोली, अब बताओ बात क्या है? उद्धरण चिन्ह। राशि एक नजर नित्या की तरफ देखती है और एकदम से रो पड़ती है। वह नित्या को हक कर लेती है। उसके इस तरह अचानक रोने से नित्या भी घबरा जाती है। वह राशि की पीठ पर हाथ रख फिक्र भरे टोन में बोली, राशि तुम मुझे डरा रही हो, प्लीज मुझे बताओ कि बात क्या है? उद्धरण चिन्ह। राशि थोड़ी देर तो यूं ही रोती है, फिर खुद को संभाल कर नित्या को सब कुछ बता देती है। उसकी पूरी बात सुनने के बाद नित्या एक गहरी सांस लेती है और राशि की तरफ देखते हुए बोली, पहले तो तुम रोना बंद करो। उद्धरण चिन्ह। राशि अपने आंसू साफ कर लेती है। नित्या उसकी तरफ देखते हुए बोली, राशि अगर सच कहूं तो तुम्हें नेहा की बात पर यकीन करने से पहले एक बार सोचना चाहिए था। ईशान भाई का गुस्सा, उनकी नाराजगी जाहिर है। आई एम श्योर अगर उनकी जगह पर तुम भी होती तो बिल्कुल वैसे ही रिएक्ट करती। उद्धरण चिन्ह। राशि नित्या की तरफ देखते हुए बोली, नित्या मैं मानती हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, पर मैं क्या करूँ, मुझसे ईशान की बेरुखी नहीं सही जाती। उद्धरण चिन्ह। नित्या उसकी तरफ देखकर बोली, मैं समझ सकती हूँ इस वक्त तुम कैसा महसूस कर रही होगी। मैं बस यही कहूंगी कि तुम सिचुएशन को टाइम दो, इसे ठीक होने का मौका दो, क्योंकि भाई तुम्हारी इस गलती पर तुम्हें आसानी से माफ कर दे, ऐसा भी तो नहीं हो सकता था। समझने की कोशिश करो राशि, शायद भाई चाहते हैं कि तुम अपनी गलती से सबक लो। उद्धरण चिन्ह। नित्या राशि को समझाते हुए बोली, मैं जानती हूँ भाई तुमसे बहुत प्यार करते हैं और तुम्हारी इस गलती की वजह से उनकी फीलिंग्स भी हर्ट हुई होगी। तुम जानती हो जब तुम उन्हें इग्नोर कर रही थी तब वो कितनी परेशान हो गए थे, हर वक्त तुम्हारे बारे में सोच रहे थे वो। उद्धरण चिन्ह। नित्या की ये बातें सुनकर राशि और गिल्टी महसूस करने लगती है। नित्या उसकी तरफ देखकर बोली, उन्होंने कहा है ना कि तुम अपनी पढ़ाई पर फोकस करो, तो तुम्हें अभी वही करनी चाहिए। आई नो ये वक्त तुम्हारे लिए आसान नहीं है, पर फिर भी तुम अपनी स्टडीज पर फोकस करो। उद्धरण चिन्ह। राशि हाँ में सिर हिला देती है और नित्या से मिलकर खन्ना हाउस के लिए निकल जाती है। अब उसने ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए वह ईशान पर शक नहीं करेगी, वह अब उस पर भरोसा करना सीखेगी। खन्ना हाउस वापस आकर वह सीधे नेहा के कमरे में जाती है, जो इस वक्त राशि की वो वाइन कलर वाली गाउन लिए ड्रेसिंग मिरर के सामने खड़ी थी और उसे अपनी बॉडी से लगाकर खुद को निहार रही थी। वही नेहा को देखकर राशि को बहुत गुस्सा आता है। वह जल्दी से उसके पास जाती है। नेहा पीछे मुड़कर देखती है तो राशि काफी गुस्से में उसकी तरफ आ रही होती है। राशि गुस्से में नेहा से वो गाउन छीन लेती है। नेहा उसे गुस्से से घूरते हुए बोली, राशि ये क्या बदतमीजी है? उद्धरण चिन्ह। राशि उसकी तरफ घूरते हुए बोली, बदतमीजी? कैसी बदतमीजी दी? मैंने तो अभी कुछ किया भी नहीं है, और रही बात इस ड्रेस की तो ये मेरी है, मुझे नहीं पता कि ये आपके वार्डरोब में क्या कर रही है। उद्धरण चिन्ह। वही राशि की बातें सुनकर नेहा को बहुत गुस्सा आ जाता है। वह राशि की तरफ घूरते हुए बोली, तुम्हें नहीं लगता अपनी औकात से कुछ ज्यादा ही बोल रही हो तुम? उद्धरण चिन्ह। वही नेहा की बातें सुनकर राशि पहले तो व्यंग्य भरी मुस्कान अपने चेहरे पर ले आती है और कहती है, सच कहूँ तो आपसे थोड़ी ज्यादा ही औकात रखती हूँ मैं, क्योंकि मैं आपकी तरफ अपनी घटिया हरकतों से दूसरों के बीच फूट डालने का काम नहीं करती। उद्धरण चिन्ह। नेहा को समझ आ जाता है कि राशि को सच्चाई पता चल चुकी है। वह डेविल स्माइल करते हुए बोली, ओह, तो तुम्हें सच्चाई पता चल चुकी है? वैसे बहुत जल्दी पता चली तुम्हें, मुझे तो लगा था कि तुम इस झूठ को हमेशा के लिए सच मान चुकी हो। उद्धरण चिन्ह। नेहा ने ये राशि को ताना मारने के अंदाज में कही थी। राशि ने कभी नहीं सोचा था कि नेहा इतने हद तक नीचे गिर सकती है। राशि उसे गुस्से और नफरत से देखते हुए बोली, वैसे ऐसी घटिया हरकतें करके आपको क्या मिल गया दी? मुझे यकीन नहीं हो रहा कि आप इस हद तक गिर सकती हैं। उद्धरण चिन्ह। नेहा उसकी तरफ जलन भरी निगाहों से देखते हुए बोली, तुम्हारी जिंदगी की सारी खुशियां मैं तुमसे छीनना चाहती हूँ। जब भी तुम्हें उस ईशान मल्होत्रा के साथ देखती हूँ तो मेरा दिल जल जाता है, और वो सब मैंने तुम दोनों को अलग करने के लिए किया था। उद्धरण चिन्ह। राशि उसकी तरफ घिन भरी निगाहों से देखते हुए बोली, आपके अंदर शर्म नाम की चीज बिल्कुल भी नहीं है, होगी भी कैसे, आपकी मॉम भी तो। उद्धरण चिन्ह। राशि ने इतना ही कहा था कि नेहा गुस्से में उस पर हाथ उठा देती है, पर इससे पहले कि वह राशि को छू भी पाती, वह नेहा के हाथों को पकड़ लेती है और काफी गुस्से में उसे देखने लगी। शोर सुनकर मिस्टर खन्ना और मालिनी भी वहां पर आ जाते हैं। मालिनी दोनों की तरफ देखते हुए बोली, क्या हो रहा है यहाँ, क्यों शोर मचा रखा है? उद्धरण चिन्ह। वही मिस्टर खन्ना और मालिनी को देखकर नेहा धूम रचते हुए घयाली आंसू बहा कर दोनों के पास आते हुए बोली, डैड देखिए ना, ये राशि मुझ पर हाथ उठाने की कोशिश कर रही थी, क्या इसे नहीं पता कि मैं इसकी बड़ी बहन हूँ? उद्धरण चिन्ह। वही मालिनी को भी राशि को सुनाने का काफी अच्छा मौका मिल गया। वह उसकी तरफ घूरते हुए बोली, ये मैं क्या सुन रही हूँ, क्या तुम सच में अपनी बड़ी बहन पर हाथ उठा रही थी? उद्धरण चिन्ह। फिर वो मिस्टर खन्ना की तरफ देखते हुए बोली, आप सुन रहे हैं ना, ये लड़की अपनी बड़ी बहन पर हाथ उठाने वाली थी, इतनी बदतमीज हो गई है ये। उद्धरण चिन्ह। मिस्टर खन्ना मालिनी की बातें सुनकर बोले, पहले राशि की बातें भी सुन लो, फिर नतीजे पर आना। उद्धरण चिन्ह। राशि अपने डैड की तरफ देखते हुए बोली, डैड नेहा दी झूठ बोल रही है, मैंने उन पर हाथ उठाने की कोशिश नहीं की, इनफैक्ट मैं तो इनसे अपनी ड्रेस लेने आई थी। उद्धरण चिन्ह। फिर वो नेहा की तरफ देखते हुए बोली, ईशान ने ये गाउन मेरे लिए बड़े प्यार से खरीदी थी, मुझे ये मिल नहीं रही थी, पर पता नहीं कैसे आज ये नेहा दी की वार्डरोब से बाहर निकली। उद्धरण चिन्ह। वही राशि की कही बातें सुनकर नेहा को बहुत गुस्सा आ रहा था। वह उसकी तरफ देखकर गुस्से में बोली, आखिर तुम कहना क्या चाहती हो? तुम्हारे कहने का मतलब है कि मैंने ये ड्रेस चोरी की है? उद्धरण चिन्ह।
वहीं मिस्टर खन्ना जो अब तक उनकी बातों को शांति से सुन रहे थे, वो काफी सीरियस होकर नेहा की तरफ देखकर बोले, नेहा, क्या तुमने राशि की परमिशन के बिना उसकी ड्रेस ली? उद्धरण चिन्ह। मालिनी मिस्टर खन्ना की तरफ देखते हुए बोली, ये आप कैसा सवाल पूछ रहे हैं उससे? उद्धरण चिन्ह। मिस्टर खन्ना अपनी आवाज ऊंची करते हुए बोले, हाँ या ना? उद्धरण चिन्ह। नेहा अपने डैड की तरफ देखती रह गई, क्योंकि आज से पहले हर मामले में उन्होंने नेहा की साइड ली थी, पर आज ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था। मिस्टर खन्ना का टेम्पर देखकर नेहा की कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं हो रही थी। वो उनकी तरफ देखते हुए बोली, हाँ। उद्धरण चिन्ह। मिस्टर खन्ना ने एक नजर नेहा और मालिनी की तरफ देखा और काफी सख्त टोन में बोले, एक बात तुम दोनों कान खोलकर सुन लो, अगर तुम दोनों की वजह से राशि की शादी में कोई भी रुकावट आई तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। उद्धरण चिन्ह। ये बोलकर मिस्टर खन्ना दोनों को एक वार्निंग लुक देते हैं और वहां से चले जाते हैं। वहीं राशि भी उन दोनों को घूरते हुए चली जाती है। उनके जाने के बाद नेहा झुंझलाते हुए बोली, मॉम, ये डैड को हो क्या गया है? बस हर वक्त उस राशि की तरफदारी करते रहते हैं, पहले तो ऐसा नहीं होता था। उद्धरण चिन्ह। मालिनी एक नजर नेहा की तरफ देखती है और कहती है, शायद तुम्हारे पापा को हमारी सच्चाई पता चल चुकी है, पर तुम वो सब छोड़ो और मुझे ये बताओ कि ये राशि तुम पर चिल्ला क्यों रही थी? क्या कर दिया तुमने अब? उद्धरण चिन्ह। मालिनी की बातें सुनकर नेहा थोड़ी देर के लिए तो शांत रहती है, फिर वो फोटोज वाली बात बता देती है। नेहा की इस बचकानी हरकत के बारे में सुनकर मालिनी उसकी तरफ गुस्से से घूरते हुए बोली, नेहा, क्या तुम में दिमाग नाम की चीज है भी या नहीं? क्या सोचकर तुमने ये बचकानी हरकतें की? अगर उस लड़की ने इस बारे में तुम्हारे डैड को बता दिया तो क्या होगा? इस बात का अंदाजा भी है तुम्हें? उद्धरण चिन्ह। वहीं अपनी मॉम की बातें सुनकर नेहा थोड़ा चिढ़कर बोली, तो और क्या करूं मैं मॉम? उस राशि की बच्ची को ईशान मल्होत्रा जैसे हैंडसम और रिच लड़के के साथ नहीं देख सकती मैं। जब भी दोनों को साथ देखती हूँ मेरे सीने में आग लग जाती है। उद्धरण चिन्ह। नेहा को इस तरह देखकर मालिनी थोड़ी देर तो चुप हो जाती है, फिर उसके कंधों को पकड़कर उसे बैग पर बिठाते हुए खुद उसके बगल में बैठ जाती है। वह अपने चेहरे पर शातिर एक्सप्रेशंस लेकर उसे समझाते हुए बोली, बेटा, अब पानी सिर से ऊपर तक चला गया है, ऐसे छोटे मोटे प्लान से कुछ नहीं होने वाला। उद्धरण चिन्ह। इस पर नेहा अपनी मॉम की तरफ सवालिया नजरों से देखते हुए बोली, तो आप कहना क्या चाहती हैं मॉम कि हम यूं ही हाथ पर हाथ धरे बैठे रहें और जो हो रहा है उसे शांति से होने दें? उद्धरण चिन्ह। मालिनी अपने चेहरे पर डेविल एक्सप्रेशंस लिए हुए बोली, मैंने ऐसा कब कहा? मेरे कहने का मतलब है कि अब कुछ बड़ा करना होगा, बहुत बड़ा, जिससे उस राशि के भी होश उड़ जाएं। उद्धरण चिन्ह। नेहा मालिनी की तरफ देखते हुए बोली, और ये होगा कैसे मॉम? क्योंकि वक्त हमारे पास बहुत कम है, 2 महीने बाद उस राशि और ईशान मल्होत्रा की शादी है, और वैसे भी डैड को हमारे बारे में शक होने लगा है, ऐसे में हम क्या करें? उद्धरण चिन्ह। मालिनी बोली, डोंट वरी बेबी, तुम बस अपनी मॉम के शातिर दिमाग पर यकीन रखो, बाकी सब तुम मुझ पर छोड़ दो और तैयार हो जाओ ईशान मल्होत्रा की दुल्हन बनने के लिए। उद्धरण चिन्ह। अपनी मॉम की लास्ट लाइन सुनकर नेहा काफी एक्साइटेड हो गई। वह तो ईशान जैसे किसी अमीर लड़के से शादी करना चाहती थी, जो काफी हैंडसम भी हो, ताकि वह उसके पैसों पर ऐश कर सके और अपनी फ्रेंड्स के बीच इस बात का शो ऑफ भी कर सके। नेहा खुश होकर अपनी माँ की तरफ देखते हुए बोली, क्या ऐसा सच में हो सकता है मॉम? उद्धरण चिन्ह। मालिनी उसके चेहरे की तरफ देखकर हाँ में सिर हिला देती है, फिर सामने की तरफ देखते हुए एक मिस्टीरियस एक्सप्रेशन के साथ बोली, बस तुम वैसा वैसा करती जाओ, जैसा जैसा मैं कहती हूँ। उद्धरण चिन्ह। इधर राशि अपने कमरे में बुक्स लेकर पढ़ने की कोशिश कर रही थी, पर वह चाहकर भी अपनी किताबों में मन नहीं लगा पा रही थी। ध्यान बार बार ईशान की तरफ ही जा रहा था। वहीं ईशान, उसे भी राशि की फिक्र हो रही थी। 3 दिन बाद उसके एग्जाम थे, ऐसे में अगर वह अपने बुक्स पर फोकस नहीं कर पाई तो उसके एग्जाम पर भी असर पड़ सकता था। ये सब सोचकर ईशान को उसकी फिक्र हो रही थी। दीक्षा और कृतिका के पेरेंट्स मल्होत्रा पैलेस में ही रुके हुए थे। कल दिवाली थी, इसलिए शीतल जी ने उनसे रिक्वेस्ट की कि वे सब दिवाली मना कर ही जाएं। कीर्ति जी और दीपक जी इस वक्त दीक्षा के कमरे में थे और नन्ही आर्या के साथ खेल रहे थे। नन्ही आर्या भी अपने नाना नानी से मिलकर बहुत खुश थी। वहीं दीक्षा तीनों को साथ में खेलते देख स्माइल कर रही थी। आदित्य इस वक्त अपने स्टडी रूम में कुछ काम कर रहा था। वह अपने लैपटॉप के सामने बैठा हुआ था, चेहरे पर इस वक्त एक स्ट्रेस नजर आ रही थी। दीक्षा उसके स्टडी रूम में आई और टेबल पर उसकी कॉफी रखते हुए उसके बगल में बैठ गई। आदित्य उसकी तरफ एक नजर देखता है और अपने आप को नॉर्मल करने की कोशिश करता है, पर दीक्षा से वह अपने चेहरे के भाव नहीं छिपा पाता। अब वह उसे इतना तो समझने लगी थी। वह आदित्य के कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, क्या बात है, आप कुछ परेशान लग रहे हैं? उद्धरण चिन्ह। आदित्य बात छिपाते हुए बोला, इट्स नथिंग वाइफी, क्या प्रिंसेस सो गई? उद्धरण चिन्ह। दीक्षा आदित्य के चेहरे की तरफ देखते हुए बोली, वो अपने नाना नानी के साथ खेल रही है। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर आदित्य के चेहरे पर एक हल्की स्माइल आ जाती है। दीक्षा उसकी तरफ देखते हुए एक बार फिर से बोली, आप मुझसे बातें कब से छिपाने लगे? मैं जानती हूँ किसी बात को लेकर आप बहुत परेशान हैं। उद्धरण चिन्ह। सच तो ये था कि आदित्य किसी बात को लेकर वाकई में काफी स्ट्रेस था। ये बात रुद्रांश राजवंश और पायल राजवंश से रिलेटेड थी। उसने पहले ही वंश को उन दोनों पर कड़ी नजर रखने का ऑर्डर दिया था। वंश उसके ऑर्डर फॉलो करते हुए उन पर नजर बनाए हुए था, पर पिछले 2 दिन से दोनों जैसे इस दुनिया से गायब हो चुके थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये दोनों गए तो गए कहाँ। दोनों के इस तरह गायब होने की वजह से आदित्य को थोड़ा स्ट्रेस हो गया था। वह जानता था कि दोनों माँ बेटे काफी ज्यादा शातिर हैं और इतनी आसानी से नहीं मरने वाले। अगर वो इस तरह से गायब हुए हैं तो जरूर कोई बहुत बड़ी प्लानिंग चल रही होगी। वैसे तो आदित्य के बॉडीगार्ड्स पहले से ही काफी अलर्ट मोड में थे, पर फिर भी आदित्य जरा भी रिस्क नहीं ले सकता था। वंश को भी इस बात की खबर थी। वहीं दीक्षा को इस तरह से सवाल करता देख आदित्य स्माइल करता है और अपने हाथ बाहर दीक्षा को कमर से थाम कर अपने करीब कर लेता है। उसकी इस हरकत से दीक्षा चौंक सी जाती है। वो उसकी तरफ हैरानी से देखते हुए बोली, आदि, ये आप क्या कर रहे हैं? उद्धरण चिन्ह। आदित्य दीक्षा के होठों की तरफ देखते हुए बोला, सोच रहा हूँ कि हमारी प्रिंसेस तो अपने नाना नानी के साथ बिजी है, तो क्यों ना प्रिंसेस की मम्मा के साथ थोड़ा रोमांस कर लिया जाए। उद्धरण चिन्ह। वहीं आदित्य की बातें सुनकर दीक्षा हैरान रह जाती है। वह अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसे देखने लगती है। वहीं आदित्य उसके होठों की तरफ झुककर उन्हें चूमने ही वाला होता है कि दीक्षा उसके सीने पर अपने हाथ रख उसे रोकते हुए बोली, क्या कर रहे हैं?
अपने रोमांस की गियर पर ब्रेक लगाए। बाहर मम्मी पापा हैं, क्या सोचेंगे हमारे बारे में वो। उद्धरण चिन्ह। आदित्य उसके गालों को प्यार से सहलाते हुए बोला, यही कि हमारा दामाद हमारी बेटी से कितना प्यार करता है। वैसे भी हमारी प्रिंसेस को खेलने के लिए एक छोटा भाई भी तो चाहिए होगा ना। उद्धरण चिन्ह। वहीं आदित्य की बातें सुनकर दीक्षा शर्म से गुलाबी हो जाती है। वह आदित्य की तरफ एक नजर आंख उठाकर देखते हुए बोली, आप सच में बहुत बेशर्म हैं। उद्धरण चिन्ह। आदित्य उसके गालों को प्यार से चूमते हुए बोला, इसे बेशर्मी नहीं प्यार कहते हैं मेरी जान। उद्धरण चिन्ह। वह आदित्य के सीने पर हाथ रखकर उसकी तरफ देखते हुए बोली, चलिए अब बहुत हुआ आपका प्यार, अब सोने चलते हैं, मुझे नींद आ रही है। उद्धरण चिन्ह। आदित्य ने अपना लैपटॉप बंद किया और दीक्षा के साथ अपने बेडरूम में आ गया, जहां नन्ही आर्या अपने नानू की सवारी कर रही थी। दीपक जी फर्श पर घोड़ा बने हुए थे, नन्ही आर्या उनके ऊपर बैठी हुई थी, वहीं कीर्ति जी उसे ऊपर से थामे हुई थी ताकि वह गिर ना जाए। जब जब दीपक जी सरकते नन्ही आर्या खिलखिलाकर हंस पड़ती। उसके 4 दांत आ चुके थे, जिसकी वजह से वह और भी ज्यादा प्यारी लगती थी। उन्हें इस तरह देखकर आदित्य और दीक्षा दोनों के फेस पर एक स्माइल आ जाती है। दोनों उनके पास आते हैं। आदित्य दीपक जी की पीठ से आर्या को अपनी गोद में लेते हुए बोला, बेटा आज तो आपने अपने नानू को थका दिया। उद्धरण चिन्ह। नन्ही आर्या अपने मुंह से टूटे फूटे शब्दों से बोली, दी नानू बोला। उद्धरण चिन्ह। आर्या की प्यारी बातें सुनकर सभी हंस पड़ते हैं। दीक्षा दीपक जी की तरफ देखते हुए बोली, पापा आपकी राजकुमारी के कहने का मतलब है कि उसे अपने नानू की सवारी कर बहुत मजा आया। उद्धरण चिन्ह। दीपक जी और कीर्ति जी स्माइल करते हैं और उन्हें गुड नाइट कहकर अपने कमरे की तरफ जाने लगे। वहीं आदित्य दीक्षा और अपनी नन्ही प्रिंसेस को लेकर बेड पर आ जाता है। सर्दियां आ गई थी, इस वजह से आर्या को उन्होंने क्यूट से बेबी पिंक कलर का स्वेटर और साथ में एक प्यारा सा विंटर कैप भी पहनाया था। इस वजह से वह और भी ज्यादा प्यारी लग रही थी। आदित्य अपनी प्रिंसेस को अपने ऊपर सुला लेता है और अपने एक हाथ से दीक्षा को हग कर लेता है। नन्ही आर्या अभी सोई नहीं थी, वह अपनी गोल गोल मोती जैसी आंखों से कभी अपनी मम्मा को देखती तो कभी अपने डैडी को। यकायक वह स्माइल करने लगती है। दीक्षा अपनी प्रिंसेस के गालों को सहलाते हुए बोली, आदि लगता है आज आपकी प्रिंसेस बहुत खुश है। उद्धरण चिन्ह। आदित्य स्माइल करते हुए आर्या और दीक्षा को थपकी देकर सुलाने लगा। वहीं कृतिका और वंश के रूम में वंश अपने हाथों में एक चॉकलेट का डिब्बा लेकर कृतिका को चॉकलेट खिला रहा था। वह बीच बीच में उसे घूर भी रहा था, जिससे वह मासूम सा चेहरा बनाकर वंश को देख रही थी। वंश उसे चॉकलेट की एक बाइट और खिलाते हुए बोला, तुम जो इतनी गोली बनती हो असल में उतनी हो नहीं। उद्धरण चिन्ह। कृतिका मासूम सा चेहरा बनाकर चॉकलेट की बाइट लेते हुए बोली, अब मैंने क्या किया। उद्धरण चिन्ह। वहीं उसकी इस हरकत पर वंश उसे घूरते हुए बोला, मैंने क्या किया, पहले इस नन्हे से शैतान को तुम्हारे पेट से बाहर आने दो, फिर बताता हूँ तुमने क्या किया। उद्धरण चिन्ह। कृतिका मुंह बनाते हुए बोली, वंश आप मुझे धमका रहे हैं ना। उद्धरण चिन्ह। वंश उसके मुंह पर लगे चॉकलेट्स को अपने हाथों से साफ करते हुए बोला, और तुम क्या कर रही थी अभी थोड़ी देर पहले। उद्धरण चिन्ह। दरअसल डिनर के बाद कृतिका को चॉकलेट्स की क्रेविंग्स जगी थी। वंश ने उसे बहुत मना भी किया, पर कृतिका ने उसकी एक ना सुनी और आखिर में उसे इमोशनली ब्लैकमेल कर चॉकलेट मंगवा ही लिया। इस वजह से वंश उसे घूर रहा था। चॉकलेट खाने के बाद कृतिका अपने मुंह साफ कर लेती है। वह अपने पेट पर हाथ रखकर कमरे में ही इधर से उधर टहलने लगी। उसकी प्रेगनेंसी का 5वां महीना शुरू हो चुका था, इस वजह से बेबी बम्प भी क्लियरली विजिबल हो रहे थे। वंश वॉशरूम चला गया। वहीं कृतिका को थोड़ी बेचैनी सी महसूस होने लगी। वह खिड़की के पास गई और वहां खड़ी हो गई, पर ये बेचैनी भी कुछ अलग ही तरह की थी, कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। वंश भी वॉशरूम से फ्रेश होकर बाहर आ चुका था। उसकी निगाहें सीधे बैग पर पड़ी, पर कृतिका वहां पर नहीं थी। वंश का ध्यान ग्लास विंडो के पास खड़ी कृतिका पर जाती है। वह जल्दी से उसके पास जाता है तो देखता है कि उसके चेहरे पर कुछ परेशानी के भाव हैं। वह कृतिका को पीछे से अपनी बाहों में भरते हुए बोला, क्या हुआ वाइफी, तुम कुछ परेशान लग रही हो, सब ठीक तो है ना, कहीं तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही। उद्धरण चिन्ह। वंश वैसे तो शुरुआत से ही कृतिका के लिए बहुत केयरिंग था। वह उसकी छोटी से छोटी बात का ख्याल रखता था, पर अब वह उसके लिए और भी ज्यादा केयरिंग हो गया था। वहीं वंश की फिक्र भरी बातें सुनकर कृतिका उसकी तरफ पलट गई और एक नजर वंश के चेहरे की तरफ देखते हुए उसके सीने पर अपना सिर रख देती है। वंश उसे अपनी बाहों में थाम लेता है और उसके सिर को प्यार से चूम लेता है। कृतिका उसके सीने से लगे हुए ही बोली, पता नहीं क्यों पर एक अजीब सी बेचैनी हो रही है वंश, ऐसा लग रहा है जैसे कुछ बुरा होने वाला है, कुछ बहुत बुरा। उद्धरण चिन्ह। कृतिका की बातें सुनकर वंश उसके चेहरे की तरफ एकटक देखने लगा। उसकी आंखों में वो बेचैनी साफ साफ झलक रही थी। उसे शांत करने के लिए वंश अपने दोनों हाथों से कृतिका के गालों को थाम लेता है और प्यार से कहता है, पहले तो तुम शांत हो जाओ। हम। उद्धरण चिन्ह। वंश कृतिका के चेहरे को अपने हाथों में थाम कर उसकी तरफ देखते हुए बोला, पहले तो तुम खुद को शांत करो। उद्धरण चिन्ह। कृतिका वंश के चेहरे की तरफ देखने लगी। इस वक्त उसके चेहरे पर बेचैनी के भाव थे। वंश उसे लेकर बेड पर आ जाता है और उसे बिठा देता है। वह खुद कृतिका के बगल में बैठ जाता है। फिर उसकी तरफ देखते हुए बोला, सब ठीक है वाइफी, कुछ भी बुरा नहीं होगा। हम। उद्धरण चिन्ह। कृतिका उसकी तरफ देखते हुए उसके गले लग जाती है। वंश उसे अपनी बाहों में थाम लेता है। वंश ने कृतिका को संभालने के लिए कह तो दिया था, पर अंदर ही अंदर उसे भी कुछ गलत होने का आभास हो रहा था, लेकिन वह कृतिका से ये शेयर नहीं कर सकता था। ऐसी हालत में उसके लिए स्ट्रेस लेना ठीक नहीं था। कृतिका को शांत कर वंश उसे लेकर बेड पर आ गया। अगली सुबह। आज दिवाली का दिन था, इस वजह से पैलेस में सुबह से ही सजावट का काम हो रहा था। दीक्षा और कृतिका के लिए ये दिवाली बहुत खास थी, क्योंकि इस बार उनके पेरेंट्स भी साथ थे। आज ब्रेकफास्ट में कीर्ति जी ने अपने हाथों से कृतिका के लिए उसके फेवरेट आलू के पराठे बनाए थे। वहीं ये देखकर दीक्षा मुंह फुलाते हुए बोली, मम्मा आपने सिर्फ दी के लिए उनकी पसंद का ब्रेकफास्ट बनाया, और मेरा क्या। उद्धरण चिन्ह। वहीं दीक्षा की बच्चों जैसी हरकतें देखकर सब हंस पड़ते हैं। आदित्य नामे सिर हिलाता है और हल्का स्माइल कर देता है, क्योंकि उसे पता था कि उसकी बीवी कभी बड़ी नहीं होने वाली है, भले ही वह 24 की हो गई हो। कीर्ति जी हंसते हुए बोली, बेटा अब तो एक बच्चे की माँ भी बन गई हो, पर फिर भी तुम्हारी हरकतें अभी भी बच्चों जैसी है। आदित्य को तो दो बच्चे संभालना पड़ता होगा, है ना आदि बेटा। उद्धरण चिन्ह। वे आदित्य की तरफ देखती हैं तो आदित्य बदले में बोला, मॉम
आपसे बेहतर मेरी सिचुएशन और कौन समझ सकता है। उद्धरण चिन्ह। वहीं आदित्य के इस तरह कहने पर दीक्षा उसे गुर्रा कर देखती है। दीक्षा के इस लुक पर आदित्य मन ही मन बहुत हंसता है। दीक्षा आदित्य और अपनी मॉम की तरफ देखते हुए बोली, बच्चों जैसी हरकतें करती हूँ तो क्या हुआ, एक बच्ची भी तो संभालती हूँ ना। उद्धरण चिन्ह। उसके ऐसा कहने पर वरुण जी दीक्षा के सपोर्ट में उतर आए और बोले, हाँ बेटा, हम जानते हैं आप एक अच्छी माँ हैं। उद्धरण चिन्ह। वहीं वरुण जी का सपोर्ट पाकर वह बहुत खुश हो गई और सबकी तरफ देखते हुए बोली, देखा आप लोगों ने, भले ही आप सबको मेरी मेहनत की कद्र ना हो पर डैड को है। उद्धरण चिन्ह। फिर वो वरुण जी की तरफ देखते हुए बोली, थैंक यू डैड, मैं जानती हूँ आप मेरी बहुत फिक्र करते हैं। उद्धरण चिन्ह। वहीं अपनी बीवी की हरकतों को देखकर आदित्य उसकी तरफ छोटी आंखों से देखने लगा, पर यह बात सच थी कि वह एक बहुत अच्छी माँ थी। दीक्षा इंडिया की टॉप फैशन डिजाइनर बनना चाहती थी, पर प्रेगनेंसी की वजह से उसने बीच में ही अपनी इंटर्नशिप छोड़ दी। दीक्षा अपनी बेटी को टाइम देना चाहती थी, इस वजह से वह अपने करियर से ऑफ ट्रैक हो गई थी। पर आदित्य चाहता था कि दीक्षा अपने सपने जरूर पूरे करे, इस बारे में वह बहुत जल्द उससे बात भी करने वाला था। कीर्ति जी स्माइल करते हुए दीक्षा और कृतिका की तरफ देखकर बोली, बेटा, मैं और तुम्हारे पापा बहुत खुश हैं। एक प्यारी सी नातिन पहले ही है, अब एक और प्यारा नाती या नातिन आने वाली है। उद्धरण चिन्ह। कीर्ति जी की बातें सुनकर दीक्षा और कृतिका स्माइल कर देते हैं। फिर वो शीतल जी और वरुण जी की तरफ देखते हुए बोली, आंटी जी और वरुण भाई साहब, आप दोनों को भी बहुत बहुत मुबारक, बहुत जल्द आपकी छोटी बहू इस घर में आने वाली है। उद्धरण चिन्ह। कीर्ति जी की बातें सुनकर शीतल जी और वरुण जी स्माइल करते हैं। वहीं ईशान, उसके चेहरे पर कुछ परेशानी के भाव थे। नित्या और मोहित जानते थे कि इसकी वजह क्या है। नित्या ने मोहित को भी सब कुछ बता दिया था। उसे अपने दोस्त के लिए बुरा लग रहा था और नेहा पर बहुत गुस्सा आ रहा था। आज दिवाली का दिन था, इस वजह से शीतल जी आदित्य और वंश की तरफ देखते हुए बोली, बेटा, आज दिवाली है इसलिए तुम दोनों को ऑफिस से जल्दी आना है। आज के दिन लेट लतीफी बर्दाश्त नहीं करेंगे हम। उद्धरण चिन्ह। वंश शीतल जी की तरफ देखते हुए बोला, डोंट वरी दादी माँ, मैं और बॉस जल्दी घर वापस आ जाएंगे। उद्धरण चिन्ह। फिर वे दोनों अपनी अपनी वाइफ को बाय बोलकर ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। ब्रेकफास्ट के बाद सभी दिवाली की तैयारियों में जुट जाते हैं। हॉल में ईशान, मोहित और नित्या रह जाते हैं। कुछ सोचकर ईशान नित्या की तरफ देखते हुए बोला, तुम्हारे फर्स्ट पेपर का लेवल क्या है, आई मीन इज इट रियली टफ? उद्धरण चिन्ह। नित्या समझ गई कि ईशान ये सवाल क्यों पूछ रहा था। वह उसकी तरफ देखते हुए बोली, डोंट वरी भाई, मैंने और राशि ने मिलकर इस सब्जेक्ट की पढ़ाई की थी, आई एम श्योर उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उद्धरण चिन्ह। ईशान समझ गया कि नित्या को भी इस बारे में पता चल गया होगा। वह सिर्फ ईशान की छोटी बहन नहीं थी बल्कि राशि की बेस्ट फ्रेंड भी तो थी। वहीं मोहित ईशान और नित्या की तरफ देखते हुए बोला, मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि कोई बहन अपनी छोटी बहन के साथ इस तरह की घटिया हरकत कैसे कर सकती है। वैसे भी राशि काफी मासूम लड़की है, उसकी बड़ी बहन तो इस बात का बहुत फायदा उठाती होगी। उद्धरण चिन्ह। नित्या मोहित और ईशान की तरफ देखते हुए बोली, भाई आप नेहा को ठीक से जानते नहीं हो, दिमाग की बहुत शातिर है वो, जितना गिरा हुआ आप उसे सोच सकते हो उससे भी कहीं ज्यादा गिरी हुई है वो। उद्धरण चिन्ह। अपने डैड की सिमथी लेकर उसने बहुत सारे कांड किए और उन सबका ठिकरा राशि के सिर पर फोड़ दिया। सच कहूँ तो मुझे खन्ना अंकल पर भी बहुत गुस्सा आता था, आखिर वो अपनी खुद की बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। फिर वो ईशान की तरफ रिक्वेस्ट भरी निगाहों से देखते हुए बोली, भाई मैं जानती हूँ राशि ने जो किया वो ठीक नहीं किया, पर आपसे एक रिक्वेस्ट है, उसकी गलती की बहुत कठोर सजा मत दे देना आप, वो बेवकूफ लड़की है, हमेशा गड़बड़ काम करती रहती है। उद्धरण चिन्ह। ईशान नित्या की तरफ देखते हुए अपने चेहरे पर सद्भाव लिए हुए बोला, तुम फिक्र मत करो, मेरी होने वाली बीवी है वो, मुझे उसका पूरा पूरा ख्याल है। उद्धरण चिन्ह। ईशान के मुंह से ये सुनकर नित्या को कुछ राहत मिली, वरना वो भी अपनी दोस्त के लिए काफी परेशान थी। वहीं खन्ना हाउस में दिवाली की तैयारियां हो रही थी। शीतल जी ने खन्ना परिवार को दिवाली सेलिब्रेशन के लिए मल्होत्रा पैलेस बुलाया था। राशि सोच रही थी कि अगर उसके और ईशान के बीच वो कॉन्फ्लिक्ट ना हुआ होता तो कितना अच्छा होता, पर फिर ये भी सोचने लगती कि अगर ये इंसिडेंट नहीं हुआ होता तो उसे कैसे पता चलता कि उसकी सौतेली बहन कितनी गिरी हुई है। वहीं नेहा को जब से ये बात पता चली थी कि आज उन्हें दिवाली सेलिब्रेशन के लिए मल्होत्रा पैलेस बुलाया गया है, वह खुशी से झूम उठी थी, क्योंकि मल्होत्रा पैलेस जाने का मतलब था ईशान को इम्प्रेस करने का एक मौका, और वो ये मौका हाथ से जाने कैसे दे सकती थी। वह आज के पहनने के लिए कपड़े देख रही थी और मिरर के सामने खड़े होकर एक एक ड्रेसेस को खुद से लगा रही थी। ये करते हुए वह अपनी खूबसूरती की तारीफ खुद से करते हुए बोली, ओह माय गॉड, इसमें तो मैं अप्सरा लग रही हूँ, पर अगर ईशान मल्होत्रा को इम्प्रेस करना है तो कुछ हटके करना पड़ेगा। उद्धरण चिन्ह। फिर अचानक उसके माइंड में कुछ क्लिक करता है। वह कबर्ड से कुछ साड़ियां निकालती है। ये कुछ 3-4 साड़ियां थी। वह एक एक करके देखने लगी कि कौन सी साड़ी उस पर बेस्ट लगेगी। फिर उसने एक डार्क पिंक कलर की साड़ी सिलेक्ट कर ली, जिसमें व्हाइट कलर के छोटे छोटे स्टोन का काम हो रखा था। ये साड़ी वाकई में काफी खूबसूरत लग रहा था। वह उस पिंक साड़ी को देखते हुए बोली, इस साड़ी में देखकर मुझे वो ईशान मल्होत्रा जरूर इम्प्रेस हो जाएगा। आखिर उसकी फियांसे से ज्यादा बोझ जो लगने वाली हूँ मैं। राशि चाहे कितना भी तैयार हो ले मेरे सामने टिक नहीं पाएगी। उद्धरण चिन्ह। अपनी तारीफ खुद ही करके नेहा मन ही मन स्माइल करने लगी। जब से उसकी मॉम ने उसे ईशान के साथ शादी का होप दे दिया था, वह तो दिन में सपने देखने लगी थी, पर उसे क्या पता था कि ईशान उन चंद मीरजादों में से नहीं था जो उसकी खूबसूरती पर फिसल जाए। वहीं राशि आज दिवाली जैसे खुशी के त्योहार पर भी कुछ गुमसुम सी थी। दिवाली उसके फेवरेट त्योहार में से एक था। इस मौके पर उसे पटाखे जलाना और मिठाई खाना बहुत पसंद था, पर ये दिवाली उसके लिए थोड़ी अलग जा रही थी। राशि ने तो ये भी डिसाइड नहीं किया था कि मल्होत्रा पैलेस जाने के लिए वह पहनेगी क्या। तभी उसे अचानक से ख्याल आया कि क्यों ना आज वह साड़ी पहने, क्योंकि एक बार ईशान ने उससे कहा था कि वह राशि को साड़ी में देखना चाहता है। इसी बहाने वह उसे मना भी लेगी, पर अफसोस उसके पास तो साड़ी ही नहीं थी। मालिनी और नेहा से वो मान नहीं सकती थी, क्योंकि वह उनका जवाब पहले से जानती थी। वह निराश होकर अपने वार्डरोब को देखने लगी। यकायक राशि की आंखें चमकने लगी। उसने एक ड्रेस अपने वार्डरोब में से निकाला।
यह ब्लू रेड कलर की एक बेहद ही खूबसूरत साड़ी थी जो राशि पर बहुत जचने वाली थी। ये साड़ी ईशान ने राशि के लिए खरीदी थी जब वह उसे शॉपिंग के लिए मॉल लेकर गया था, पर ये काम उसने चुपके से करवाया था। राशि को इस बारे में पता नहीं था। कबर्ड में रखते वक्त भी वह किसी ख्याल में खोई हुई थी, इसलिए उसे पता ही नहीं चला कि ये एक सुंदर सी साड़ी है। राशि उसे अपने हाथों में लेकर स्माइल करने लगी और उस साड़ी को प्यार से चूम लेती है और खुद से बोली, आप मेरी हर बात का ख्याल रखते हैं और एक मैं हूँ। उद्धरण चिन्ह। राशि ने सोचा कि आज ईशान को इम्प्रेस करने के लिए वह अच्छे से सजेगी। खन्ना हाउस में दिवाली पूजन कर और सेलिब्रेशन करके वे मल्होत्रा हाउस जाने के लिए रेडी होने लगे। राशि को साड़ी पहनना नहीं आता था, पर उसने हार नहीं मानी। कुछ साड़ी पर यूट्यूब ट्यूटोरियल्स देखकर उसे आइडिया हो गया कि उसे कैसे पहनना है। वह रेडी होने लगी और थोड़ी ही देर में साड़ी पहनकर तैयार हो गई। वह जैसे ही खुद को आईने में देखती है, अपने मुंह पर हाथ रख लेती है क्योंकि वह हद से ज्यादा सुंदर लग रही थी। ब्रून रेड कलर की साड़ी उसके गोरे बदन पर बहुत ही ज्यादा खिल रहा था। इसके साथ उसने गोल्डन कलर की स्लीवलेस ब्लाउज पहनी हुई थी जिसमें उसकी गोरी बाहें और पीठ काफी खूबसूरत लग रहे थे। राशि ने अपने लंबे बालों को खुला ही छोड़ा था जो काफी सिल्की और स्ट्रेट थे। मेकअप में उसने डार्क रेड कलर की लिपस्टिक लगाई, आंखों में काजल और चेहरे पर बेहद ही लाइट मेकअप। इतने में ही वह अप्सरा सी सुंदर लग रही थी। हाथों में उसने कुंदन के एक खूबसूरत कंगन पहन लिए, कानों में बड़ी बड़ी इयरिंग्स पहनी, पर अभी भी उसे कुछ कमी सी लग रही थी। तभी उसने सामने रखी एक बिंदी उठाकर अपने माथे पर लगा लिया। जब उसने एक बार खुद को आईने में देखा तो बस देखती ही रह गई। क्या वो सच में इतनी खूबसूरत लग रही थी या ये उसकी कल्पना है? राशि को तो यकीन नहीं हो रहा था कि वह इतनी खूबसूरत लग सकती है। वाकई में ईशान की पसंद की हुई हर एक चीज उस पर बेहद खूबसूरत लगती थी। ईशान के बारे में सोचकर वह ब्लश करने लगी और अपने मन में ये प्रार्थना भी करने लगी कि बहुत जल्द उनके बीच सब ठीक हो जाए। मल्होत्रा हाउस जाने के लिए सब बाहर आते हैं। नेहा जो साड़ी पहनकर काफी खुश हो रही थी, जब अचानक से उसकी निगाहें सामने से आती हुई राशि पर पड़ती है तो उसकी खुशी एक सेकंड में गायब हो जाती है। नेहा की निगाहें जैसे ही राशि पर पड़ती है, उसके चेहरे पर आई खुशी एक पल में ही गायब हो जाती है। अपनी छोटी बहन की खूबसूरती उसे अपनी आंखों में चुभने लगती है। नेहा का चेहरा जलन से भर जाता है। आखिर राशि उससे ज्यादा खूबसूरत कैसे लग सकती थी? राशि ने भी अपनी बहन की आंखों में अपने लिए जलन देख लिया था। डार्क पिंक कलर की साड़ी में भले ही नेहा काफी बोल्ड लग रही थी, पर राशि की खूबसूरती के सामने वह फीकी पड़ रही थी। उसकी मासूमियत राशि की खूबसूरती में चार चांद लगा रहे थे। राशि जैसे ही सबके साथ नीचे हॉल में आई, मिस्टर खन्ना राशि की तरफ देखकर स्माइल करते हुए बोले, अरे वाह, इस साड़ी में तुम बिल्कुल राजकुमारी लग रही हो मेरी गुड़िया। उद्धरण चिन्ह। राशि अपने चेहरे पर स्माइल लाकर बोली, थैंक यू पापा, एक्चुअली ये साड़ी ईशान ने ही गिफ्ट की है। उद्धरण चिन्ह। अपने पापा को अपनी छोटी बहन की तारीफ करता देख नेहा जल भून कर कोयला हो गई। आखिरकार उसकी जलन उसकी जबान तक आ ही गई। वह बोली, डैड, सिर्फ राशि ही खूबसूरत लग रही है आपको, और मैं। उद्धरण चिन्ह। नेहा को इस तरह कहता देख मिस्टर खन्ना हंसते हुए बोले, अरे भाई, तुम भी बहुत खूबसूरत लग रही हो बेटा, पर हाँ, आज तुम्हारी छोटी बहन तुमसे थोड़ी ज्यादा खूबसूरत लग रही है। उद्धरण चिन्ह। मिस्टर खन्ना की बातें सुनकर नेहा इरिटेट हो जाती है और एक नजर मालिनी की तरफ देखती है। वह नेहा को आंखों के इशारे से शांत रहने का बोलती है। वे सब मल्होत्रा पैलेस के लिए निकल जाते हैं। मल्होत्रा पैलेस आज दुल्हन की तरह सजा हुआ था। अमावस की काली रात में चमचमाता हुआ रोशनी से सजा हुआ पैलेस बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। लाइटिंग इतनी शानदार थी कि आसपास का सारा एरिया जगमगा उठा था। सबने आज नए कपड़े पहन रखे थे। सारे लड़के ट्रेडिशनल कुर्ते और पजामे में थे और लड़कियां साड़ी या फिर लहंगे में। नित्या ने पर्पल कलर का लहंगा पहना हुआ था जो उसके गोरे रंग पर काफी जच रहा था। कृतिका और दीक्षा ने आज बनारसी साड़ी पहन रखी थी। लक्ष्मी पूजन के बाद सब पटाखे फोड़ने के लिए बाहर निकल आए, पर उससे पहले खन्ना फैमिली वहां पहुंच चुकी थी। शीतल जी और वरुण जी उन्हें ग्रीट करते हैं। मिस्टर खन्ना अपने साथ दिवाली के तोहफे लेकर आए थे, वे उन्हें रखवा देते हैं। वहीं ईशान की निगाहें जब राशि पर पड़ती है तो वह चाहकर भी अपनी नजरें हटा नहीं पाता। उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा खूबसूरत लग रही थी वो। वहीं ईशान की निगाहों को जैसे ही नेहा राशि पर देखती है, एक बार फिर वह जलन से डूब जाती है। राशि ने उसके प्लेन को पूरी तरह से फ्लॉप कर दिया था। वहीं ईशान की निगाहें जैसे ही मालिनी और नेहा पर पड़ी, वह उन्हें नफरत और घिन भरी निगाहों से देखने लगा। पर दोनों माँ बेटी एक अलग लेवल की बेशरम थी। उन्हें इन सबसे क्या फर्क पड़ने वाला था। दोनों लालच भरी निगाहों से पैलेस के अंदर की एक महंगी सजावट को देखने लगी। ईशान को अपनी तरफ टकटकी लगाकर देखता देख राशि ब्लश करते हुए खुद में स्माइल करती है। वहीं नित्या उसे दूर से ही हाथ से इशारा करके बताती है कि वह आज कितनी खूबसूरत लग रही है। ईशान को आज घायल होने से कोई नहीं बचा सकता। वहीं ईशान तो जैसे पलकें झपकाना ही भूल गया था। जब उसके कानों में मोहित की शरारत भरी आवाज सुनाई पड़ी तब जाकर वह होश में आया। उसने ईशान के पास झुककर शरारत भरी टोन में कहा, भाई, पलकें तो झपका ले, क्यों हम जैसे सिंगल लोगों को जलाने पर तुला हुआ है? उद्धरण चिन्ह। मोहित के ऐसा कहने पर ईशान हड़बड़ा जाता है। उसकी जैसे चोरी पकी गई हो। वह इधर उधर देखते हुए बोला, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो बस यूं ही। उद्धरण चिन्ह। मोहित उसके शब्दों को पूरी करते हुए बोला, मैं तो बस यूं ही अपनी होने वाली बीवी की खूबसूरती में खो गया था और सच कहूं तो पलकें झपकाना ही भूल गया था। आई थिंक तू यही कहना चाह रहा होगा। उद्धरण चिन्ह। मोहित ने यही ईशान को टीज करते हुए कहा था तो ईशान उसे खा जाने वाली नजरों से घूरता है, पर वह इस बात से इनकार नहीं कर सकता था कि आज राशि वाकई में काफी खूबसूरत लग रही थी। बड़े आपस में बात कर रहे थे। राशि किसी भी तरह से ईशान से बात करने का मौका ढूंढ रही थी। ईशान को प्यास लगी थी, इस वजह से वह किचन की तरफ जाने लगा। राशि को ये मौका सही लगा। वह भी अपनी साड़ी संभालते हुए किचन में आ गई। ईशान ग्लास में पानी लेकर उसे पी ही रहा था कि राशि उसके सामने आ गई। उसने पानी पीकर ग्लास साइड में रख दिया। वह जल्दी से उसके पास आ गई। ईशान ने उसे एक नजर देखा और न चाहते हुए भी उसे मुंह मोड़कर वहां से जाने लगा। राशि ने जल्दी से उसका हाथ पकड़ लिया और उसे रोकते हुए अपनी मीठी आवाज में बोली, प्लीज मत जाए, मुझे आपसे बात करनी है। उद्धरण चिन्ह। उसकी बातें सुनकर ईशान वहीं ठहर गया। उसे भी समझ आ गया था कि राशि को उसके किए की सजा मिल चुकी है। अब वह दोबारा ऐसी बेवकूफाना हरकत नहीं करेगी। ईशान ने तय कर लिया था कि अब वह अपनी मासूम राशि को और नहीं सताएगा। ईशान उसकी तरफ देखते हुए बोला, कहो, क्या कहना चाहती हो? उद्धरण चिन्ह। राशि मासूमियत से बोली, आज के दिन भी आप मुझसे नाराज रहने वाले हैं? उद्धरण चिन्ह।
ईशान बोला, क्या तुम्हें यही बात करनी थी? उद्धरण चिन्ह। राशि मासूमियत में जल्दी से ना में सिर हिला देती है। उसकी ये हरकत ईशान को अपना दिल हारने पर मजबूर कर रही थी। वह अपने हाथों से दोनों कान पकड़ते हुए बोली, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए ना, मैं अपना सबक सीख चुकी हूँ। आई प्रॉमिस आइंदा से ऐसी गलती नहीं होगी मुझसे। उद्धरण चिन्ह। ईशान पहले तो उसके खूबसूरत चेहरे की तरफ एकटक देखता है। यकायक उसकी निगाहें राशि के खूबसूरत रसीले होंठों पर टिक जाती है और पानी पीने के बावजूद उसे अपना गला सूखता हुआ महसूस होता है। वह राशि के इन खूबसूरत पंखुड़ी से मुलायम होठों को अपने होठों की आगोश में ले लेना चाहता था। ईशान उसकी तरफ एकटक देखते हुए बोला, एक शर्त पर। उद्धरण चिन्ह। राशि अपनी टिमटिमाती आंखों से ईशान की तरफ देखते हुए बोली, और वो क्या है? उद्धरण चिन्ह। ईशान उसकी आंखों में देखते हुए ही बोला, यही कि तुम्हारी इस गलती के लिए तुम्हें एक पनिशमेंट तो मिलनी चाहिए ना। उद्धरण चिन्ह। राशि ईशान की तरफ देखते हुए बोली, मैं आपकी सारी पनिशमेंट लेने को तैयार हूँ, बस अब आप मुझसे नाराज मत रहना, बहुत तकलीफ होती है मुझे। उद्धरण चिन्ह। राशि की बातें सुनकर ईशान को भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसे लग रहा था कि ईशान ने ये सजा उसे दी थी, जबकि असल बात तो ये थी कि ईशान ये सजा अपने आप को दे रहा था। राशि से दूर रहना उसके लिए कितना मुश्किल रहा ये उससे बेहतर और कौन जान सकता था। ईशान उसकी तरफ देखते हुए बोला, क्या तुम सच में अपनी पनिशमेंट लेने को तैयार हो? सोच लो, फिर बाद में पीछे हटने का ऑप्शन नहीं होगा तुम्हारे पास। उद्धरण चिन्ह। राशि फुल कॉन्फिडेंस के साथ बोली, मैं तैयार हूँ। उद्धरण चिन्ह। राशि को इतना कॉन्फिडेंट देखकर ईशान मन शरारत भरी स्माइल करता और उसकी तरफ देखते हुए बोला, और देन किस मी राइट हियर। उद्धरण चिन्ह। ये कहते हुए ईशान उसे अपने होठों की तरफ इशारा करता है। ईशान का ये कहना था कि राशि हैरानी से चौंकते हुए बोली, जी। उद्धरण चिन्ह। राशि को ऐसे हैरान होता देख ईशान फिर से बोला, तुम्ही ने तो कहा था कि अपनी पनिशमेंट के लिए रेडी हो, तो फिर? उद्धरण चिन्ह। राशि धीरे से बोली, हाँ कहा तो था, पर मैं ये कैसे कर सकती हूँ? उद्धरण चिन्ह। ईशान राशि की तरफ बढ़ते हुए बोला, तो फिर ठीक है, मुझे भी अपनी माफी के बारे में सोचना पड़ेगा। उद्धरण चिन्ह। वहीं ईशान की तरफ देखकर राशि बोली, नहीं नहीं मैं करती हूँ। उद्धरण चिन्ह। ये बोलकर राशि उसे मासूमियत से देखने लगी। वहीं ईशान की निगाहें तो कब से राशि पर ही गड़ी हुई थी। वह उसकी तरफ देखते हुए धीरे से बोली, क्या कुछ डिस्काउंट नहीं मिल सकता? उद्धरण चिन्ह। ईशान अपने हाथ बांधे राशि की तरफ देखकर नामे सिर हिला देता है। उसे राशि के चेहरे के एक्सप्रेशंस देखकर काफी हंसी आ रही थी। जब राशि को लगा कि ईशान मानने से रहा है तो वह धीरे से उसकी तरफ बढ़ने लगी। उसकी निगाहें राशि पर ही टिकी हुई थी। राशि ने आज से पहले कभी ऐसा कुछ नहीं किया था, इसलिए उसे काफी असहज भी महसूस हो रहा था। वह ईशान के पास आकर खड़ी हो गई। हाइट में वह उसके कंधे से थोड़ा ऊपर तक आती थी। वह एक नजर ईशान को देखती है और अपने पंजों के बल खड़ी हो जाती है। राशि को सपोर्ट देने के लिए ईशान उसे कमर से थाम लेता है। वह अपनी आंखें बंद कर जल्दी से ईशान के होठों को चूम कर दूर होने की कोशिश करती है। वह झट से उसे पीछे से थामकर उसके होठों को अपनी गिरफ्त में ले लेता है। राशि उसके इस रिएक्शन से हैरान रह जाती है। वह ईशान से छूटने के लिए छटपटाने लगती है, पर वह राशि को कोई मौका नहीं देता। तभी अचानक वहां पर कदमों की आहट की आवाज आती है और वहां नित्या आ जाती है। जैसे ही उसकी निगाहें सामने ईशान और राशि पर पड़ती है, उसके मुंह से यकायक निकला, ओएमजी। उद्धरण चिन्ह। वही नित्या की आवाज सुनकर राशि जल्दी से ईशान से अलग हो जाती है। नित्या अपनी बड़ी बड़ी आंखों से राशि और ईशान को देखते हुए बोली, भाई राशि, मैं आप दोनों के इमोशन समझ सकती हूँ, पर क्या किचन भी कोई रोमांस करने की जगह होती है? उद्धरण चिन्ह। वही नित्या के ऐसा कहने पर राशि शर्म से पानी पानी हो गई थी। भले ही वो उसकी बेस्ट फ्रेंड थी, पर फिर भी इस वक्त उसे काफी शर्म आ रही थी। नित्या वहां से चली गई थी। उसके जाने के बाद राशि ईशान को घूरने लगी और बोली, ये क्या बदतमीजी थी? उद्धरण चिन्ह। राशि के इस तरह कहने से ईशान के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। वह राशि को अपने करीब करते हुए बोला, इसे बदतमीजी नहीं प्यार कहते हैं स्वीट हार्ट। उद्धरण चिन्ह। राशि उसे गुस्से से घूरते हुए बोली, छोड़िए मुझे, नित्या के सामने मेरी बेइज्जती करवा दी, पता नहीं अब वो मेरे बारे में क्या सोच रही होगी। उद्धरण चिन्ह। ईशान उसकी तरफ देखते हुए बोला, डोंट वरी, वो कुछ नहीं सोच रही होगी, पर तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। उद्धरण चिन्ह। राशि उसकी तरफ देखकर बोली, अब चलिए यहाँ से, वरना सब हमें ढूंढते हुए यहाँ आ जाएंगे। उद्धरण चिन्ह। ईशान राशि का हाथ पकड़कर वहां से निकलते हुए बोला, हाँ चलो। उद्धरण चिन्ह। राशि एक बार फिर उसकी तरफ घूरते हुए बोली, ऐसी हालत में बाहर जाएंगे आप? उद्धरण चिन्ह। ईशान राशि की तरफ देखते हुए बोला, क्यों, क्या हुआ, क्या मैं हैंडसम नहीं लग रहा? उद्धरण चिन्ह। राशि एक बार गुस्से में ईशान को देखती है और उसके पॉकेट से रुमाल निकालकर उसके होठों को साफ कर उसे दिखाती है। बदले में ईशान फिर से स्माइल कर देता है। दोनों बाहर आ जाते हैं। जब से ईशान और राशि दोनों किचन में गए थे, नेहा की निगाहें किचन पर ही थी। दोनों को बाहर आते देख उसे कुछ शांति मिली। उनके बाहर आते ही सब पटाखे जलाने के लिए बाहर आ गए। आज सबके चेहरे पर स्माइल थी। वरुण जी भी आज बहुत खुश थे। इतने सालों बाद ये उनकी पहली दिवाली थी जब वे पूरे परिवार के साथ हों। सभी खुशी से पटाखे जला ही रहे थे कि तभी बैकयार्ड से एक धमाके की आवाज आती है। सब हैरान रह जाते हैं क्योंकि ये पटाखों की आवाज से कुछ ज्यादा ही लाउड थी। आदित्य जल्दी से वंश की तरफ देखते हुए बोला, पता करो ये कैसा शोर है। उद्धरण चिन्ह। इस धमाके से सब कहीं न कहीं डर गए थे। अभी 10 मिनट मुश्किल से हुए होंगे कि वंश दौड़ते हुए आया। वह वहां आते ही हांफते हुए बोला, बॉस, रुद्रांश राजवंश के आदमी पैलेस के अंदर घुस आए हैं। उद्धरण चिन्ह। वंश का ये कहना था कि आदित्य का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसे लग ही था कि रुद्रांश और उसकी मां इतने दिनों से शांत छिपे बैठे हैं तो जरूर कोई खिंची तो पकी रही होगी। आज ये शक सच साबित हो चुका था। आदित्य गुस्से में बोला, सिक्योरिटी डबल कर दो, मेक श्योर कि वो किसी भी हालत में पैलेस के अंदर ना आने पाए। उद्धरण चिन्ह। वंश बोला, मैंने अपने बॉडीगार्ड्स को ऑर्डर दे दिए हैं बॉस। उद्धरण चिन्ह। आदित्य शीतल जी की तरफ देखते हुए बोला, दादी माँ, आप सभी को लेकर पैलेस के अंदर जाए। उद्धरण चिन्ह। शीतल जी सिचुएशन को देखते हुए हाँ में सिर हिला देती हैं, पर ईशान आदित्य की तरफ देखते हुए बोला, पर भाई। उद्धरण चिन्ह। आदित्य गुस्से में बोला, डू एज आई से।
उद्धरण चिन्ह। आदित्य की गुस्से भरी आवाज सुनकर ईशान के आगे कहने की हिम्मत नहीं हुई। शीतल जी सबको लेकर अंदर जाने लगी, पर वरुण जी वहीं रुक गए। आदित्य उनकी तरफ देखते हुए बोला, डैड प्लीज आप भी अंदर चले जाए। उद्धरण चिन्ह। वरुण जी उसकी तरफ देखते हुए बोले, नहीं बेटा, आज नहीं। रुद्रांश राजवंश और उसकी माँ ने हमारे परिवार को नुकसान पहुंचाने की साजिश की है। मैं उन्हें आज नहीं छोड़ने वाला। उद्धरण चिन्ह। इससे पहले कि आदित्य वरुण जी के जवाब में कुछ कह पाता, वहां पर रुद्रांश राजवंश और उसकी माँ पायल राजवंश आ जाते हैं। रुद्रांश हंसते हुए बोला, इतनी जल्दी भी क्या है आदित्य मल्होत्रा, अभी तो पूरा गेम बाकी है। उद्धरण चिन्ह। रुद्रांश को अपने सामने देखकर आदित्य गुस्से से तिलमिला उठा। वह उसे अभी के अभी गोली मार देना चाहता था। रुद्रांश उसकी तरफ देखते हुए बोला, सोच रहे हो ना कि इतनी टाइट सिक्योरिटी के बावजूद मैं यहाँ तक कैसे पहुंच गया। वैसे बदले की जुनून अगर सच्ची हो तो इंसान कुछ भी कर गुजरता है। उद्धरण चिन्ह। वहीं पायल राजवंश नफरत भरी निगाहों से वरुण जी को देख रही थी। वंश गुस्से में चिल्लाकर बोला, रुद्रांश राजवंश, बहुत गर्मी चढ़ी हुई है ना तुझे, तू यहाँ घुस तो आया है, बट आई प्रॉमिस यहाँ से तेरी लाश ही वापस जाएगी। उद्धरण चिन्ह। वंश की बातें सुनकर रुद्रांश शैतानी हंसी हंसने लगा, जैसे कि उसे अपनी मौत का डर ही ना हो। किसी को ये अंदाजा नहीं था कि मल्होत्रा पैलेस में आज क्या होने वाला था। वंश की वार्निंग भरी धमकी सुनकर भी रुद्रांश पर कोई असर नहीं पड़ रहा था। इनफैक्ट वह इस तरह से हंस रहा था जैसे वंश ने कोई जोक क्रैक की हो। वह शातिर स्माइल करते हुए बोला, अपने गुस्से को काबू में रखो वंश सिंघानिया, अभी तो तुम्हें बहुत कुछ सुनना और देखना बाकी है। उद्धरण चिन्ह। वरुण जी को अब काफी गुस्सा आ रहा था। वो पायल राजवंश की तरफ गुस्से से लाल आंखों से देखते हुए जोर से बोले, अपने आप को औरत कहते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती। अपने घटिया बदले की आग में तुम अपने बेटे को जलाने की कोशिश कर रही हो। घिन आती है मुझे तुम जैसी औरत पर जो औरत कहलाने के भी लायक नहीं। उद्धरण चिन्ह। पायल राजवंश भी गुस्से से उबलते हुए बोली, बस वरुण मल्होत्रा, अब इसके आगे एक शब्द मत कहना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हाँ तुम्हें पाना चाहा मैंने, पर तुम जैसा घटिया आदमी मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। मुझे प्रेग्नेंट कर भाग गए थे तुम, और तुम कह रहे हो कि मुझे औरत कहलाने के लायक नहीं। अरे सच कहूँ तो तुम आदमी कहलाने के लायक नहीं हो। उद्धरण चिन्ह। पायल के इस तरह कहने पर वरुण जी गुस्से से उबलते हुए बोले, बस इसके आगे एक शब्द और नहीं। जी करता है कि अभी गोली से उड़ा दूं तुम्हें। आज तुम खुद मेरे घर तक चलकर आई हो, आज निराश नहीं करूंगा तुम्हें, पर उससे पहले कुछ बातें हैं जो तुम्हारे इस बेवकूफ बेटे को पता चलनी जरूरी है। उद्धरण चिन्ह। वरुण जी ने जैसे ही ये कहा, पायल राजवंश के चेहरे का रंग उड़ने लगा। रुद्रांश राजवंश के चेहरे पर सवालिया एक्सप्रेशन आ गए थे। वह अपनी मॉम की तरफ देखते हुए बोला, ये किस बारे में बात कर रहे हैं मॉम। उद्धरण चिन्ह। पायल अपने बेटे को यकीन दिलाते हुए बोली, कुछ नहीं बेटा, ये बस तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ नहीं। पर मैं जानती हूँ कि तुम मेरे बेटे हो, तुम इनकी बातों में कभी मत आना मेरे बच्चे। उद्धरण चिन्ह। वहीं पायल राजवंश की इस तरह कहने पर आदित्य देवल स्माइल करने लगा। वह दोनों की तरफ देखते हुए बोला, रुद्रांश राजवंश, सच कहूँ तो मुझे तुम्हारे ऊपर तरस आता है। मुझसे और मेरे परिवार से बदला लेने निकले थे तुम। अरे पहले ये तो जान लेते कि आखिर तुम्हारा सिक्का सच्चा है या खोटा। उद्धरण चिन्ह। रुद्रांश राजवंश उसे गुस्से से घूरते हुए जोर से बोला, तुम कहना क्या चाहते हो साफ साफ कहो। उद्धरण चिन्ह। वहीं पायल राजवंश अपने बेटे की तरफ देखते हुए बोली, रुद्रांश बेटा, मैंने कहा ना, ये सब मिलकर तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि तुम अपने फोकस से भटक जाओ। उद्धरण चिन्ह। वरुण जी गुस्से से चिल्लाते हुए बोले, घटिया औरत, तुम्हें शर्म नहीं आती मुझ पर इतने गंदे और झूठे इल्जाम लगाते हुए। अभी अगर तुम्हारी सच्चाई बताने लग जाऊं तो तुम मर जाना ज्यादा पसंद करोगी। उद्धरण चिन्ह। आदित्य पायल राजवंश की पोल खोलते हुए बोला, पहले तो जानबूझकर ड्रिंक स्पाइक करवाती हैं आप, फिर मेरे डैड के साथ रात बिताकर कहती है कि उन्होंने आपका फायदा उठाया है। सो नाइस मिसेस राजवंश, फिर किसी और के बच्चे को मेरे डैड का बच्चा कहती हैं। उद्धरण चिन्ह। आदित्य की बातें सुनकर पायल की जबान पर ताला लग चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब बातें आदित्य को कैसे पता चली। वहीं रुद्रांश राजवंश भी एक बार के लिए शांत पड़ गया, क्योंकि आदित्य मल्होत्रा इतनी शर्मनाक बात ऐसे ही तो नहीं कहेगा। वरुण जी पायल की तरफ घिन भरी निगाहों से देखते हुए बोली, तुम्हें शर्म नहीं आती मुझ पर ऐसे घटिया इल्जाम लगाते हुए? कॉलेज के प्रोफेसर का बच्चा अपने पेट में लेकर घूमती हो और उसे मेरा बच्चा बताती हो। सच कहूँ तो तुम इतनी गिरी हुई औरत हो जिसकी कोई सीमा न हो। तुम्हारे बेटे के लिए बुरा लगता है मुझे। उद्धरण चिन्ह। इससे पहले कि पायल राजवंश अपनी सफाई में कुछ कह पाती, रुद्रांश राजवंश उसकी तरफ शक भरी निगाहों से देखते हुए बोला, मॉम, ये सब क्या कह रहे हैं, क्या ये सच है? उद्धरण चिन्ह। पायल राजवंश पहले तो थोड़ा हड़बड़ा गई, फिर खुद को नॉर्मल करते हुए बोली, ये तुम कैसा सवाल कर रहे हो अपनी माँ से बेटा? उद्धरण चिन्ह। आदित्य के बॉडीगार्ड्स रुद्रांश के बॉडीगार्ड्स को मारकर वहां पहुंच चुके थे। उन्होंने दोनों माँ बेटे को घेर लिया था। वंश दोनों की तरफ घूरते हुए बोला, बाकी की राम कहानी तुम दोनों माँ बेटे जेल में सुनना और सुनाना। अब तुम्हारी कहानी खत्म होती है। इट्स ओवर नाउ। उद्धरण चिन्ह। इसके साथ ही आदित्य के बॉडीगार्ड्स उन्हें अपने कब्जे में ले लेते हैं। वहीं अंदर दीक्षा के साथ साथ बाकी सारे फैमिली मेंबर्स काफी ज्यादा परेशान और डरे हुए थे, क्योंकि इतनी सिक्योरिटी के बावजूद रुद्रांश और पायल राजवंश का पैलेस में घुस आना कोई मामूली बात नहीं थी। आदित्य रुद्रांश की तरफ घूरते हुए बोला, क्या लगा तुम्हें, मेरी नाक के नीचे मेरी ही सौतेली माँ को मोहरा बनाकर तुम मेरी बीवी को मारने की साजिश करोगे और मुझे पता नहीं चलेगा? सब पता था मुझे, बस सही वक्त का इंतजार कर रहा था, और मुझे लगा नहीं था कि वो सही वक्त इतनी जल्दी आ जाएगा। उद्धरण चिन्ह। आदित्य गन लोड करते हुए रुद्रांश राजवंश को शूट करने ही वाला था कि वरुण जी उसे रोकते हुए बोले, नहीं बेटा, आज के दिन ये सब मत करो। मैं ये नहीं कह रहा कि इसे इसकी किए की सजा नहीं मिलेगी, पर ये सब आज नहीं होनी चाहिए। उद्धरण चिन्ह। आदित्य ने वरुण जी की बातों का मान रखा और अपने बॉडीगार्ड से उन दोनों को वहां से ले जाने का ऑर्डर दिया, पर इससे पहले रुद्रांश राजवंश बॉडीगार्ड की पकड़ से छूटकर जल्दी से उसके हाथों से गन छीन लेता है और आदित्य की तरफ फायर करता है।
पर वंश जल्दी से अलर्ट हो जाता है और बॉस चिल्लाते हुए आदित्य को धकेल कर उसे गोली से बचा लेता है। रुद्रांश की इस हरकत से आदित्य गुस्से से तिलमिला उठा। उसने वंश के हाथों से गन लेते हुए रुद्रांश की तरफ गन फायर करता है। उसके सीने पर एक साथ 3 गोलियां लगती हैं और एक ही पल में वह जमीन में ढेर हो जाता है। रुद्रांश राजवंश को गोली लगता देख पायल चिल्लाते हुए बोली, रुद्रांश मेरे बच्चे, उद्धरण चिन्ह। पर वह कोई जवाब नहीं देता क्योंकि उसकी सांसें हमेशा हमेशा के लिए थम चुकी थी। आज आदित्य ने उसे उसके गुनाहों की सजा दे दी थी। वह एक नजर अपने मरे हुए बेटे को देखती है और फिर गुस्से से आदित्य की तरफ देखकर चिल्लाते हुए बोली, आदित्य मल्होत्रा, मेरे बेटे को मारकर तुमने अच्छा नहीं किया। उद्धरण चिन्ह। ये बोलकर वह जल्दी से बॉडीगार्ड से गन छीनकर आदित्य की तरफ फायर कर देती है। ये सब कुछ इतना जल्दी होता है कि किसी को कुछ समझ नहीं आता। आदित्य भी अलर्ट मोड में नहीं था। उसे वो गोली छूने ही वाली थी कि तभी अचानक वरुण जी आदित्य के सामने आ जाते हैं और ये गोली उनके सीने पर लग जाती है। वंश को पायल की ये हरकतें पसंद नहीं आई और वह गुस्से में अपनी गन की 6 गोलियां उस पर उतार देता है। कुछ ही पल में पायल राजवंश की सांसें भी हमेशा के लिए थम चुकी थी। वहीं बाहर गोलियों की शोर सुनकर दीक्षा और कृतिका काफी ज्यादा घबरा चुकी थी। शीतल जी भी बिना किसी की चिंता के बाहर आ जाती है। सामने का नजारा देखकर उनकी आंखों में नमी बन आती है। वरुण जी के सीने पर गोली लगी हुई थी। खून काफी ज्यादा बह रहा था। आदित्य के ऑर्डर पर वहां जल्दी ही गाड़ियां खड़ी हो जाती हैं। वह वरुण जी को संभाल कर कार में बिठा देता है और वे हॉस्पिटल के लिए निकल जाते हैं। वंश ने पहले ही हॉस्पिटल के बेस्ट सर्जन की टीम को रेडी करवा लिया था। उनके पहुंचते ही वरुण जी का ट्रीटमेंट शुरू होने वाला था। आज हॉस्पिटल तक का रास्ता आदित्य को मीलों का लग रहा था। कार की स्पीड जैसे उसे आज बहुत कम महसूस हो रही थी। इस दौरान वरुण जी की निगाहें आदित्य पर से जरा भी नहीं हटी थी। उनके चेहरे पर दर्द के बावजूद भी एक हल्की मुस्कान थी जो काफी कुछ बयां कर रही थी। आदित्य धीरे से बोला, कुछ नहीं होगा आपको, बस अपनी आंखें खुली रखना। उद्धरण चिन्ह। वरुण जी आदित्य का जवाब देने के बजाय एकटक उसकी तरफ देखने लगे। ड्राइवर ने आधे घंटे का सफर मात्र 10 मिनट में तय कर लिया। हॉस्पिटल पहुंचते ही वरुण जी को स्ट्रेचर पर लिटाया गया और ओटी की तरफ ले जाया गया जहां सर्जन की टीम पहले ही मौजूद थी। उनके अंदर जाते ही ओटी का दरवाजा बंद हो गया और लाल बल्ब जल उठी। शीतल जी के साथ बाकी सब भी वहां पहुंच गए। आदित्य के कुर्ते पर खून के धब्बे देखकर शीतल जी की आंखों में आंसू आ गए। वह आदित्य की तरफ देखते हुए अपनी नम आवाज में बोली, बेटा ये सब क्या हो गया? उद्धरण चिन्ह। आदित्य उन्हें संभालते हुए बोला, दादी माँ प्लीज संभालिए खुद को, उन्हें कुछ भी नहीं होगा, वो ठीक हो जाएंगे। उद्धरण चिन्ह। हालांकि आज आदित्य को अंदर से काफी घबराहट महसूस हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ बुरा होने वाला हो, पर फिर भी वह अपने मन को मनाने की कोशिश कर रहा था। ईशान और मोहित के चेहरों पर भी एक मायूसी थी। मोहित नित्या को संभाल रहा था, वहीं ईशान एक तरफ कोने में चुपचाप खड़ा था। मालिनी और नेहा को घर भेजकर मिस्टर खन्ना और राशि भी हॉस्पिटल आए थे। ऐसे नाजुक पलों में मल्होत्रा परिवार का साथ छोड़ना मिस्टर खन्ना को ठीक नहीं लगा, इसलिए वो भी हॉस्पिटल आ गए। आज जो कुछ भी हुआ उन सबसे राशि की आंखों में भी नमी बनाई थी। वह आहिस्ते कदमों से ईशान के पास गई और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए धीरे से बोली, आप फिक्र मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा, आप देखना अंकल पहले की तरह हो जाएंगे। उद्धरण चिन्ह। वहीं राशि की बात सुनकर ईशान अपनी नम आंखों से उसकी तरफ देखता है। आज पहली बार राशि ईशान को ऐसी हालत में देख रही थी। राशि को ये देख बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। वह राशि की तरफ देखते हुए धीरे से बोला, पता नहीं क्यों, पर आज बहुत डर लग रहा है मुझे, अंदर से काफी घबराहट महसूस हो रही है। उद्धरण चिन्ह। राशि अपनी आंसू भरी आंखों से ईशान की तरफ देखते हुए बोली, मैं आपका डर समझ सकती हूँ इंसान, प्लीज आप संभालिए खुद को, अंकल को हमारी दुआओं की जरूरत है। उद्धरण चिन्ह। ईशान अब अपने आप को ज्यादा कंट्रोल नहीं कर पाया और अपनी आंखों में आंसू लेकर बोला, उन्हें कुछ होगा तो नहीं ना? उद्धरण चिन्ह। ईशान को ऐसी हालत में देखकर राशि के भी आंसू निकल गए, पर उसने खुद को संभाला और ईशान को अपने गले से लगाते हुए बोली, भगवान पर भरोसा रखिए, सब ठीक होगा। उद्धरण चिन्ह। वहीं इस वक्त दीक्षा, कृतिका, कीर्ति जी और दीपक जी भी काफी ज्यादा परेशान थे। उन्हें वरुण जी की बहुत फिक्र हो रही थी। कृतिका ज्यादा देर तक खड़ी नहीं रह सकती थी, इसलिए वह पास में ही वेटिंग चेयर पर बैठी हुई थी। वंश इस वक्त आदित्य के पास था। आदित्य ये बात कैसे भूल सकता था कि ये गोली उसके हिस्से की थी जिसे वरुण जी अपने सीने पर खा बैठे। आदित्य वंश की तरफ देखते हुए फिक्र भरे टोन में बोला, डॉक्टर्स ने क्या कहा और उन्हें कितना वक्त लगने वाला है? उद्धरण चिन्ह। वंश को भी वरुण जी की बहुत चिंता थी, पर वह आदित्य को झूठी उम्मीद नहीं देना चाहता था। वह एक गहरी सांस छोड़ते हुए बोला, बॉस, उन्होंने कहा कि बुलेट काफी सेंसिटिव हिस्से को लगी है, चोट भी काफी गहरी है, बचने के चांसेस 30% से भी कम है। उद्धरण चिन्ह। वंश का ये कहना था कि आदित्य का दिल धक्का से रह गया। उसके चेहरे पर एक निराशा छा गई। ऐसा लग रहा था जैसे आज सालों बाद एक बार फिर भगवान ने उससे उसका एक पेरेंट छीन लिया हो। आदित्य के चेहरे की मायूसी को भांपते हुए वंश धीरे से बोला, आई एम सो सॉरी बॉस, मुझे भी ये कहते हुए बहुत बुरा लग रहा है। मैं वरुण अंकल को सही सलामत देखना चाहता हूँ, पर सच्चाई यही है कि सिचुएशन हमारे अगेंस्ट है। उद्धरण चिन्ह। आदित्य खुद को मजबूत करते हुए बोला, नो नीड टू से सॉरी, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। पर तुम ये बात और किसी को नहीं बताओगे, वरना सबके सब खामखा परेशान हो जाएंगे। उद्धरण चिन्ह। वे सब बातें कर ही रहे थे कि करीब 3 घंटे बाद ओटी की लाइट बंद होती है और सबकी धड़कनें एकदम से थमने लगती है। सब वरुण जी की हालत जानना चाहते थे और उनके लिए ईश्वर से प्रार्थना भी कर रहे थे। सर्जरी के बाद वरुण जी को वीआईपी वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया था। वो काफी मशीनों से घिरे हुए थे। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो मशीन के सहारे ही सांस ले रहे हों। आदित्य और वंश डॉक्टर के कैबिन में आ गए, जहां वरुण जी को ऑपरेट करने वाले सारे डॉक्टर्स मौजूद थे। वे सभी उस हॉस्पिटल के बेस्ट डॉक्टर्स थे, पर इसके बावजूद वे वरुण जी के जीने की परसेंटेज नहीं पा पाए थे। आदित्य राउंड चेयर पर बैठ गया और डॉक्टर से बोला, अभी पेशेंट की क्या सिचुएशन है? उद्धरण चिन्ह। उन सभी डॉक्टर्स में से डॉक्टर लूथरा जो सबसे एक्सपीरियंस थे वो बोले, मिस्टर मल्होत्रा, देखिए मैं आपको कोई फॉल्स होप नहीं देना चाहता। पेशेंट को जब हॉस्पिटल लाया गया तब तक उनकी सिचुएशन ऑलरेडी काफी खराब हो चुकी थी। हैवी ब्लड लॉस की वजह से हार्ट की पंपिंग सिस्टम भी काफी अफेक्ट हुई है। हमने उन्हें बचाने के लिए अपना 100% दिया है, बट स्टिल वी आर नॉट श्योर कि उनके पास और कितना वक्त बचा है। उद्धरण चिन्ह।
इसके साथ ही डॉक्टर्स ने अपना फैसला सुना दिया था। आदित्य डॉक्टर लूथरा की बातें सुनकर कुछ भी नहीं बोल पाया। वह आज खुद को काफी हारा हुआ महसूस कर रहा था। आदित्य समझ चुका था कि अब वरुण जी के पास ज्यादा वक्त नहीं बचा है। आज मुंबई का सबसे पावरफुल बिजनेसमैन होने के बावजूद वह खुद को लाचार महसूस कर रहा था, क्योंकि वह अपने मरते हुए डैड को बचाने में बिल्कुल ही नाकाम साबित हो रहा था। वंश आदित्य के कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, बॉस प्लीज आप संभालिए खुद को। उद्धरण चिन्ह। आदित्य वंश की तरफ देखकर बस हाँ में सिर हिला देता है। वंश उन डॉक्टर्स की तरफ देखकर बोला, आप सभी जा सकते हैं एंड थैंक्स फॉर द कोऑपरेशन। उद्धरण चिन्ह। आदित्य और वंश डॉक्टर के कैबिन से बाहर आ गए। बाहर सभी फैमिली मेंबर्स उनका वेट कर रहे थे। मिस्टर खन्ना भी वरुण जी की हेल्थ को लेकर काफी चिंतित हो गए थे। शीतल जी आदित्य के पास जाकर उम्मीद भरे टोन में बोली, आदि बेटे क्या कहा डॉक्टर ने? वरुण ठीक तो हो जाएगा ना? उद्धरण चिन्ह। आदित्य के पास शीतल जी के इस सवाल का जवाब नहीं था। उसे चुप देखकर दीक्षा और कृतिका की आंखों में आंसू आ गए थे। वो आदित्य की इस चुप्पी के पीछे का रीजन समझ चुकी थी। वही राशि भी अपने मुंह पर हाथ रख लेती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ईशान इतना बड़ा सदमा कैसे झेलेगा। शीतल जी अपनी आंखों में आंसू लिए काफी हारे हुए टोन में आदित्य को डांटते हुए बोली, आप कुछ बोलते क्यों नहीं आदि? हम आपके डैड के बारे में पूछ रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। तभी एक नर्स आकर कहती है कि पेशेंट को होश आ गया है, वो अपनी फैमिली से मिलना चाहते हैं। सभी दौड़कर उस वार्ड में जाने को होते हैं, पर एक साथ इतनी भीड़ अलाउ नहीं थी, वो भी तब जब पेशेंट की हालत इतनी क्रिटिकल हो। वरुण जी पहले आदित्य, दीक्षा, वंश, कृतिका, ईशान, राशि, मोहित और नित्या से मिलना चाहते थे। वे काफी भारी कदमों से अंदर गए। सामने मशीनों के बीच घिरे हुए वरुण जी को देखकर उन सबकी आंखों में नमी बनाई थी। वरुण जी ने अपने कमजोर हाथों के इशारे से आदित्य और दीक्षा को अपने पास बुलाया। उनके शरीर की कमजोरी काफी ज्यादा थी, पर चेहरे पर एक गहरी मुस्कान थी। वो अपने मुंह से ऑक्सीजन मास्क हटाकर तेज सांसें लेते हुए बोले, आदि बेटा मैं जानता हूँ मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। उद्धरण चिन्ह। वरुण जी ने जैसे ही ये कहा दीक्षा रो पड़ी। वह रोते हुए बोली, खबरदार डैड, अगर आपने ऐसा कुछ कहा तो मैं आपसे बहुत नाराज हो जाऊंगी। आदि आप डैड को समझाए ना। उद्धरण चिन्ह। आदित्य ने अपने आप को संभालते हुए दीक्षा को अपने सीने में छिपा लिया। वहां मौजूद सबकी आंखों में आंसू थे। वरुण जी अपनी टूटती आवाज में बोले, दीक्षा बेटे हो सके तो अपने डैड को माफ कर देना। वो तुम्हारी इच्छा का मान नहीं रख पाए, पर ये बात हमेशा याद रखना बच्चे की तुम्हारे डैड तुमसे बहुत प्यार करते हैं और हमेशा करते रहेंगे। उद्धरण चिन्ह। वरुण जी को देखकर दीक्षा की आंखों में इस वक्त बिना रुके आंसू बह रहे थे। आदित्य किसी तरह दीक्षा को संभाले हुए था। एक तो वह खुद भी आज अंदर से काफी टूटा हुआ महसूस कर रहा था, पर दीक्षा की हालत देखकर उसने खुद को संभाल लिया। वरुण जी आदित्य, ईशान और नित्या की तरफ देखकर बोले, बेटा मैंने तुम तीनों को जिंदगी में सबसे ज्यादा दुख दिए, हो सके तो अपने इस बदनसीब बाप को माफ कर देना। उद्धरण चिन्ह। ये वक्त तीनों के लिए काफी ज्यादा इमोशनल था। नित्या की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वो रोते हुए बोली, ये तो सरासर नाइंसाफी है डैड। इतने सालों तक आप हमसे दूर रहे, अब जब हमारे रिश्ते ठीक होने लगे थे तब आप हमें छोड़कर जा रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। मोहित किसी तरह नित्या को संभाले हुए था। वरुण जी वंश और कृतिका को अपने पास बुलाकर बोले, वंश बेटा मैं जानता हूँ तुम सिर्फ आदि के असिस्टेंट ही नहीं उसके दोस्त और एक भाई की तरह भी हो। तुम मेरे बेटे को संभाल लेना बच्चे। उद्धरण चिन्ह। वरुण जी की बातों ने वंश की आंखों में भी नमी ले आई थी। वो कृतिका की तरफ देखकर बोले, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे आने वाले इस नन्हे बच्चे के साथ हमेशा रहेगा मेरी बच्ची। अपनी छोटी बहन का ख्याल रखना। उद्धरण चिन्ह। कृतिका रोते हुए बोली, अंकल प्लीज मत जाए, आपको बिना सब कुछ पहले जैसा नहीं रहेगा। उद्धरण चिन्ह। कृतिका के जवाब के बदले में वरुण जी हल्का स्माइल कर देते हैं। वे ईशान और राशि को अपने पास बुलाते हैं। वह तो वरुण जी की तरफ देख भी नहीं रहा था। वरुण जी बोले, बेटा अपने डैड से इतना नाराज हो कि तुम एक आखिरी बार उनकी तरफ देखना भी नहीं चाहते। उद्धरण चिन्ह। राशि और ईशान दोनों की आंखों में इस वक्त आंसू थे। ईशान उनसे शिकायतें तो बहुत करना चाहता था, पर उसके मुंह से इस वक्त शब्द ही नहीं निकल रहे थे। वे राशि और ईशान की तरफ देखते हुए बोले, कैसा बदनसीब बाप हूँ मैं, अपने ही बच्चों की शादी अटेंड नहीं कर पाऊंगा। पर भगवान तुम दोनों को हमेशा खुश रखे बेटा। मैं रहूं या न रहूं, पर मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। उद्धरण चिन्ह। ईशान अपनी आंखों में आंसू लिए शिकायती लहजे में बोला, आप हम सबके साथ बहुत गलत कर रहे हैं, इसके लिए मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगा। उद्धरण चिन्ह। वरुण जी स्माइल करते हुए राशि से बोले, बेटा तुम मेरे इस जद्दी बच्चे को संभाल लेना। उद्धरण चिन्ह। राशि अपनी आंखों में आंसू लिए बोली, पापा आपके होते हुए मैं आपके बच्चे को क्यों संभालूं? आपको ठीक होना ही होगा, वरना आपके बच्चे आपसे बहुत दुखी हो जाएंगे। उद्धरण चिन्ह। वरुण जी मोहित को भी अपना ख्याल रखने का बोलते हैं। उन सबके बाहर आ जाने पर शीतल जी, मिस्टर खन्ना और दीक्षा, कृतिका के मम्मी पापा अंदर जाते हैं। वरुण जी की हालत देखकर शीतल जी काफी इमोशनल हो चुकी थी। वो रोते हुए वरुण जी के सिर को छूकर बोली, वरुण मेरे बच्चे ये आपको क्या हो गया? कल तक तो आप बिल्कुल ठीक थे और आज सब हमारी गलती है। अगर हमने आपका ख्याल रखा होता तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। उद्धरण चिन्ह। कीर्ति जी अपनी आंखों में नमी लिए हुए शीतल जी को संभालते हुए बोली, आंटी प्लीज संभालिए खुद को। उद्धरण चिन्ह। शीतल जी इमोशनल होकर रोते हुए बोली, कैसे संभालूं खुद को कीर्ति? कैसे? तुम मेरे बेटे की हालत देख रही हो ना। उद्धरण चिन्ह। कीर्ति जी अपनी आंखों में आंसू लेकर बोली, वरुण भाई साहब आप देख रहे हैं ना, ऐसी रोती हुई हालत में आप अपनी माँ और अपने परिवार को छोड़कर जाना चाहते हैं। प्लीज आप ऐसा मत कीजिए। उद्धरण चिन्ह। कीर्ति जी वरुण जी के सामने अपने हाथ जोड़ लेती है। वरुण जी उनकी तरफ देखते हुए बोले, कीर्ति मैं तुम्हारी भावनाएं समझता हूँ। सच कहूँ तो मैंने तुम्हें भी बहुत दुख दिए, तुमसे तुम्हारी सबसे प्यारी दोस्त वीना को छीनकर। हो सके तो मुझे माफ कर देना। उद्धरण चिन्ह। कीर्ति जी रोते हुए बोली, एक ही शर्त पर आपको माफ करूंगी मैं, अगर आप वादा करें कि आप हमें छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। उद्धरण चिन्ह। वरुण जी अपनी टूटती हुई आवाज में बोले, तुम अपने जीजाजी को असमंजस में डाल रही हो कीर्ति, हमें कभी न कभी तो ऊपर वाले के पास जाना ही है। बस यूं समझ लो कि मेरा वक्त थोड़ा पहले आ गया, पर मैं बहुत खुश हूँ आज।
इतनी लंबी जुदाई के बाद मैं अपनी वीना से मिलूंगा। जानता हूँ मुझसे बहुत खफा होगी वो, पर मैं उसे मना लूंगा। उद्धरण चिन्ह। वहीं वरुण जी की बातें सुनकर कीर्ति फूट फूट कर रोने लगी। दीपक जी और मिस्टर खन्ना वरुण जी से रिक्वेस्ट करते हुए बोले, वरुण भाई प्लीज आप अपनी इतनी प्यारी फैमिली को छोड़कर मत जाए। उद्धरण चिन्ह। इसके जवाब में वरुण जी ने बस इतना कहा, हो सके तो मुझे माफ कर देना, पर अब मुझे जाना होगा। भगवान आप सभी को खुश रखे, अब मुझे इजाजत दीजिए। उद्धरण चिन्ह। वरुण जी ने इतना ही कहा और उनकी सांसें हमेशा हमेशा के लिए थम गई। उनके शरीर से कनेक्ट की हुई मशीन की मॉनिटर में लकीरें पूरी तरह से सीधी हो गई। सभी उस कमरे में आ गए थे। डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया था। वरुण जी को गए हुए आज 1 हफ्ते से ज्यादा हो गए थे। आदित्य ने उनका अंतिम संस्कार कर उन्हें आखिरी विदाई दी। उनके जाने के बाद सब कुछ पहले जैसा नहीं रहा था। हालांकि आदित्य और उसके दोनों भाई बहन अपने पिता से रिश्ता काफी उलझनों भरा रहा, पर बाद में जब बातें क्लियर हुई तब सबको समझ आया कि वरुण जी बेकसूर थे। थोड़ा ही सही पर आदित्य को अपने पिता के लिए बुरा लगा था। बिना गलती के उन्होंने कई सालों तक उस गलती की सजा पाई थी। हालांकि अगर उनकी कोई गलती थी तो वो मिसेस तारिका को अपनी जिंदगी में लाना था। अगर उन्होंने तारिका जी में इंटरेस्ट नहीं दिखाया होता तो शायद इतनी बड़ी बात होती ही नहीं। पर फिर भी आदित्य तारिका की फितरत से अच्छी तरह वाकिफ था। वो औरत पैसों के लिए किसी की जान भी ले सकती थी, इसका नमूना भी उसने देख लिया था। हालांकि अब वह जेल में अपनी सजा काट रही थी। काफी अरसे बाद जब वरुण जी और उनके बच्चों के बीच रिश्ता सुधर रहा था तब ऊपर वाले ने उन्हें अपने पास बुला लिया। आदित्य तो इस गिल्ट में था कि उन्होंने उसके हिस्से की गोली अपने सीने पर खाई। उसे बचाते हुए वरुण जी ने अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी। मल्होत्रा पैलेस में इस वक्त एक तरह से मातम छाया हुआ था, जैसे कि अरसों पहले यहाँ किसी ने कोई खुशी ही न मनाई हो। शीतल जी को वरुण जी के जाने का बहुत गम था। हालांकि अपनी बहू वीना के जाने के बाद जब वो तारिका को घर लाए थे तब वो उनसे बहुत खफा हुई थी, पर बाद में सच्चाई जानकर उन्हें तारिका पर भी बहुत गुस्सा आया था। उन्होंने तारिका को भी एक अच्छी खासी फटकार लगाई थी, पर उस वक्त तारिका का बेटा भी इस दुनिया में आने वाला था, इसलिए वो उन्हें घर से नहीं निकाल सकती थी। पर शीतल जी अपने बेटे से बहुत प्यार करती थी। जब उन्होंने वरुण जी और अपने पोते पोतियों के रिश्ते को सुधरते देखा तो उनका दिल खुशियों से भर उठा था, पर वे सोच भी नहीं सकती थी कि इन खुशियों की उम्र इतनी कम होगी। वरुण जी के जाने के गम में शीतल जी को एक सदमा सा लग गया था। उसी तरह जिस तरह उन्हें वीना की मौत की खबर मिलने पर लगी थी। डॉक्टर ने उन्हें ज्यादा से ज्यादा आराम करने को कहा था, इसलिए वो अपने कमरे में बेड पर लेटी हुई थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उनकी खुशियों को, उनके परिवार को आखिर किसकी नजर लग गई। ईशान अपने कमरे में गुमसुम सा बैठा हुआ था। वरुण जी के जाने के बाद वह काफी शांत हो गया था। कुछ ही वक्त में वह अपने पिता से एक इमोशनल अटैचमेंट महसूस करने लगा था, पर शायद भगवान को उनकी ये खुशी मंजूर नहीं थी। ईशान को इस वक्त ठीक वैसा महसूस हो रहा था जैसा 10 साल पहले अपनी मां को खोने पर हुआ था। उस वक्त भी वो काफी शांत हो गया था। न उसे खाने की फिक्र थी और न ही किसी और चीज की। शायद वह इस इमोशनल पेन से उबरने की नाकाम कोशिशों में लगा हुआ था, पर वह कामयाब नहीं हो पा रहा था। तभी उसे दरवाजे पर किसी के नॉक करने की आवाज आती है। ईशान उसकी तरफ देखे बिना ही बोला, खाना वापस ले जाओ, मुझे भूख नहीं है और दोबारा लाने की भी जरूरत नहीं है। उद्धरण चिन्ह। पर उसे कोई जवाब नहीं आया तो उसने नजरें उठाकर उस तरफ देखा। वहाँ कोई मेड नहीं थी बल्कि वह राशि थी। ईशान को देखते हुए वह अंदर आई। वह क्लियरली देख पा रही थी कि बीते 1 हफ्तों में ईशान ने अपनी क्या हालत बना ली थी। राशि अपने हाथों में खाने की प्लेट लेकर अंदर आ गई, उसे टेबल पर रख दिया और ईशान के बगल में बेड पर बैठ गई। वह जानती थी इस वक्त अगर ईशान को किसी चीज की जरूरत है तो वह था उसके इमोशनल सपोर्ट की। ईशान सामने की तरफ देखते हुए धीरे से बोला, इतनी रात को तुम यहाँ क्यों आई हो? उद्धरण चिन्ह। राशि जानती थी ईशान उससे ये सवाल जरूर करने वाला है, क्योंकि उसे राशि की पूरी फिक्र थी। वह धीरे से बोली, क्यों? मैं रात को यहाँ क्यों नहीं आ सकती? उद्धरण चिन्ह। इस पर ईशान ने कुछ नहीं कहा और बोला, तुम्हारा एग्जाम कैसा गया आज? उद्धरण चिन्ह। राशि बोली, अच्छा गया। उद्धरण चिन्ह। इसके आगे ईशान ने कुछ नहीं कहा। एक बार फिर दोनों के बीच खामोशी छा गई। राशि धीरे से बोली, ईशान। उद्धरण चिन्ह। उसने बस हम में जवाब दिया। राशि उसके चेहरे को अपनी तरफ करते हुए बोली, क्या हम? एक बार मेरी तरफ देखिए तो सही। और ये मैं क्या सुन रही हूँ? आपने दिन भर से कुछ खाया क्यों नहीं है? ऐसे में तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी और आप बीमार पड़ जाएंगे। पर इस वक्त ईशान बात करने के मूड में बिल्कुल नहीं था। वह अपने इमोशन से लड़ने की कोशिश कर रहा था। शायद इस वक्त वह अकेला रहना चाह रहा था। राशि की बातों का जवाब भी उसने काफी बेमन से दिए। राशि प्लीज, कुछ वक्त के लिए मुझे अकेला छोड़ दो, कुछ देर के लिए मैं अकेला रहना चाहता हूँ। उद्धरण चिन्ह। वहीं राशि को यह सुनकर बुरा लगा, क्योंकि वह उसे मिलने, उसकी हालत जानकर उसका ख्याल रखने के लिए इतनी रात को मल्होत्रा पैलेस आई थी। पर ईशान तो इस वक्त उससे मिलना नहीं चाहता था। ईशान की बातें सुनकर राशि धीरे से बोली, ठीक है, जैसा आप कहें। आपको तकलीफ देने के लिए माफी चाहूंगी, पर अब मैं चलती हूँ। अपना ख्याल रखना और खाना खा लेना। उद्धरण चिन्ह। ये बोलकर वह काफी बेमन से और दुखी होकर ईशान के कमरे से बाहर जाने के लिए उठी। तभी ईशान को एकदम से रियलाइज हुआ कि वह राशि से किस टोन में बात कर रहा था। एक तो वह उसकी फिक्र में इतनी रात को उससे मिलने आई थी और एक वो था कि उसे जाने के लिए कह रहा था। वह तुरंत बेड से उठ बैठा और राशि के पास जाकर उसका हाथ पकड़कर उसे जाने से रोक लेता है। वह जब मुड़कर देखती है तो ईशान उसका हाथ थामे उसे ही देख रहा था। राशि उसकी तरफ देखकर बोली, क्या हुआ ईशान? अभी तो आपने मुझसे कहा कि आप अकेले रहना चाहते हैं। उद्धरण चिन्ह। ईशान राशि के हाथ छोड़कर उसके दोनों कंधों को थामते हुए बोला, मुझे माफ कर दो बेबी। मैं जानता हूँ इस वक्त तुम्हें मेरी कितनी फिक्र हो रही होगी, और एक मैं हूँ कि तुम्हें दूर जाने के लिए कह रहा हूँ। फिर वह राशि को एकदम से हक करते हुए बोला, आई एम रियली सॉरी स्वीट हार्ट, आई एम रियली सॉरी। उद्धरण चिन्ह। राशि उसकी पीठ पर हाथ रखते हुए बोली, इट्स ओके, मैं समझ सकती हूँ इस वक्त आपके दिल पर क्या गुजर रही होगी। आपको सॉरी कहने की जरूरत नहीं है। उद्धरण चिन्ह। दोनों वापस से बेड पर बैठ जाते हैं। ईशान को शांत देख राशि उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, मन में उठ रहे इमोशंस को दबाने की कोशिश मत कीजिए ईशान, क्योंकि ऐसा करेंगे तो तकलीफ आपको ही होगी, और मैं नहीं चाहती कि मेरे होते हुए आप अपने दर्द अपने सीने में दबा कर रखें। आप मुझसे अपनी फीलिंग्स शेयर कर सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। ईशान राशि को देखते हुए उसके हाथ अपने हाथों में थाम लेता है और काफी टूटे हुए दिल से बोला, इस वक्त मैं कैसा महसूस कर रहा हूँ शायद ठीक से बता ना पाऊँ तुम्हें।
सीने में एक अजीब सा दर्द हो रहा है। अगर भगवान को उन्हें हमसे छीनना ही था तो हमारे करीब लेकर आए ही क्यों? उद्धरण चिन्ह। ये कहते हुए ईशान की आंखों में एक गुस्से के साथ नमी भी बनाई। वह रोना चाहता था, काफी ज्यादा रोना चाहता था, बस उसे इस वक्त एक कंधे की जरूरत थी जो उसे राहत दे सके, उसके दर्दों को समझ सके। राशि ईशान की बातों को काफी गौर से सुन रही थी। नित्या से उसे उनके और वरुण जी के पास्ट रिलेशनशिप के बारे में पता था। उसने धीरे से ईशान के चेहरे को अपने कोमल हाथों में भरकर उसकी तरफ देखते हुए धीरे से बोली, मैं आपके साथ हूँ और हमेशा रहूंगी। आप चाहे तो अपने अंदर के सारे दर्दों को मेरे सीने से लगकर बहा सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। ईशान को राशि को देखकर अपनेपन का एहसास होता था। उससे प्यार करने का मेन रीजन भी यही था। वह काफी साफ दिल की लड़की थी। ईशान ने एक नजर राशि की आंखों में देखा जिसमें उसके लिए बेहिसाब फिक्र नजर आ रही थी। वह एकदम से राशि के गले लग गया। राशि ने उसे थामकर अपने सीने से लगा लिया। ईशान के सीने में छिपे दर्द आंसू के रूप में बाहर निकल रहे थे। राशि उसे संभालने का काम कर रही थी। हालांकि आज से पहले उसने ईशान की ऐसी हालत नहीं देखी थी। उसे रोते हुए देख राशि की आंखों में भी आंसू थे। थोड़ी देर तक यूं ही आंसू बहाने के बाद ईशान शांत हो गया। राशि एक बार फिर उसके चेहरे को अपने हाथों में थामकर उसके आंसू पोंछती है और उसके माथे को प्यार से चूमते हुए बोली, अंकल हमेशा आपको खुश देखना चाहते थे। उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा जब वो अपने बेटे को यूं दुखी और रोता हुआ देखेंगे। उद्धरण चिन्ह। ईशान राशि की तरफ ही देख रहा था। राशि खाने की प्लेट अपने हाथों में लेकर एक निवाला उसकी तरफ बढ़कर बोली, ईशान मैं जानती हूँ इस वक्त आप बहुत तकलीफ में हैं, पर होनी को कौन टाल सकता है। शायद अंकल और हम सबका साथ यहीं तक लिखा था। उद्धरण चिन्ह। ईशान राशि के हाथों से खाते हुए बोला, हम शायद तुम ठीक कहती हो। उद्धरण चिन्ह। राशि उसे दूसरी बाइट खिलाते हुए बोली, हमें उनके जाने का गम मनाने के बजाय उनके साथ बिताए खुशनुमा पलों को चेरिश करना चाहिए ताकि उनकी आत्मा को भी शांति मिल सके। उद्धरण चिन्ह। फिर उसने तीसरी बाइट खिलाते हुए कहा, देखिए अगर आप दुखी रहे तो वरुण अंकल मुझसे नाराज हो जाएंगे। उन्होंने आपकी जिम्मेदारी मुझे सौंपी है